आईआईटी में गए, यूएस गए, अच्छा खासा जॉब किया। हाउ डिड हैपन फॉर यू? यूएस में कोई भी सुपरमार्केट नहीं है, आपको जो चॉइस मिलता है ऑर्गेनिक में या नेचुरल फूड के ब्रांड्स जितने हैं, वो मेरे को लगा था कि इंडिया में वो चॉइस नहीं थी। आप कितने किसान के साथ काम करते हैं सर? क्लोज टू 6,000 फार्मर्स के साथ। नो, वी हैव फार्मर्स दैट आर मेकिंग इवन 1 लाख। फर्स्ट ईयर हम लोग केवल रॉ मिल्क बेचे। 4 बजे उठते थे, 4 बजे से 5 बजे मिल्किंग करते थे, 5 to 5:30 हैंड पैकेट करते थे, 6:30 के अंदर कस्टमर को पहुंचा देते थे। आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया 20 गाय से, आज आप एक अच्छे स्केल पे हैं। मेरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होना चाहिए डेयरी फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? सी, डेयरी फार्मिंग एक्चुअली एक 3 इंडस्ट्री है। एक प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सेकेंड पार्ट इज उसको क्या करोगे, थर्ड पार्ट इज सेलिंग इट। इस 3 अलग सी इंडस्ट्री से वेरी फ्यू पीपल डू ऑल 3। मैं भी बहुत सुना हूँ कि गाय को हार्मोन दिया जाए ताकि वो ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करे। ये भी एक गलत प्रैक्टिस काफ़ी गाय के साथ किया जाता है। सी एक्चुअली वीगन एक्टिविस्ट होते हैं, उनका स्टैंड है कि विदाउट स्लॉटर डेयरी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। सी, ये रियलिटी है। इंडिया में एंटी काउ स्लॉटर लॉस है, दैट यू कैन नॉट स्लॉटर अ काउ, बट buffaloes go for slaughter. That is why people are adopting buffaloes, because it is a way around for them. Almost 40 to 50% is not real milk in our country. आज क्या रियलिटी है हमारे दूध का? एसिड बन रहा है, दूध फट रहा है। कोई सोचा कि ओके एसिड बन रहा है, बेस ऐड कर देते। कोई भी डिटर्जेंट में आप देखोगे लार्जर इंग्रेडिएंट जो है कास्टिक सोडा। दूध में लोग डिटर्जेंट भी मिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं किशोर इंदुकुरी सर, जो कि है फाउंडर ऑफ द कंपनी सिड्स फार्म। दोस्तों, ये एपिसोड डेयरी फार्मिंग के बारे में है। आज के एपिसोड में हमने डेयरी फार्मिंग पर काफ़ी गहराई में चर्चा किया है, जहां हमने समझा है डेयरी फार्मिंग बिजनेस यदि आपको बनाना है, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करेंगे, डेयरी फार्मिंग बिजनेस के क्या क्या रियलिटीज़ होते हैं, देसी गाय और फॉरेन गाय में क्या क्या अंतर होते हैं, और ऐसे कई सारे टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में बात किया है, जो यदि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किशोर सर का जर्नी आईआईटी से स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो यूएस गए अपना पढ़ाई परस्यू करने के लिए, लेकिन वापस भारत आए क्योंकि उनको एग्रीकल्चर में कुछ करना था। सिड्स फार्म उनका प्रयास था अपने बेटे के लिए सही प्रकार का दूध प्रोड्यूस करने के लिए। इस एपिसोड में हमने उनके जर्नी को गहराई से समझा है, और जैसे मैंने कहा क्या क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं उनके एक्सपीरियंस के द्वारा समझने का प्रयास किया है। अगर आप दूध को गहराई से समझना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग बिजनेस को गहराई से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि दूध में किस किस प्रकार के एडल्ट्रेशन मिलावट होते हैं और कैसे टेस्टिंग करके आप इस सब से बच सकते हैं, इस एपिसोड में आपको इन टॉपिक्स पर काफ़ी क्लैरिटी मिलेगा। एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिए, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर किशोर इंदुकुरी सर, ओनली ऑन एग्री टॉक। पहले आप यूएस में थे, लाइक जर्नी स्टार्ट कहाँ से? मुझे एक चीज़ आपसे पहली बार कॉल किया था, 2 चीज़ स्ट्राइक किया। हाँ। कि आप एक आईआईटीएन है, वो भी खड़गपुर। मेरे पापा भी सेम कॉलेज से हैं, तो वहाँ इंस्टेंटली क्लिक हो गया। एंड दूसरा, आपके बेटे का नाम अभिनव है, तो वहाँ मेरे साथ क्लिक हो गया ऑटोमेटिकली। तो आपकी कहानी स्टार्ट कैसे हुई? आईआईटी में गए, यूएस गए, अच्छा खासा जॉब किया। मतलब बहुत सारे लोग भी मैं देखता हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका ऐसा ही कुछ स्टोरी रहता है। हाउ डिड हैपन फॉर यू? मैं बचपन में जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मेरा याद जो है मेरे ग्रैंडफादर के साथ इस पे जाता था, मैं स्कूटर के ऊपर जाता था। वो याद है एकदम ग्रीन फील्ड्स ऑफ गोदावरी रीजन। मेरे ऑलवेज हमेशा मेरे माइंड में याद आता है, अभी भी याद आता है। राइट, एक साइड में कैनाल पानी जाता है, एक साइड में लश ग्रीन फील्ड्स। अभी भी याद में आता है, बहुत पहले, ये ऑलमोस्ट अभी मैं 47 हूँ, तो 40 साल प्रॉब्ली 7 years 5-6 years से मेरे को आई थिंक डिस्टिंक्टली मेरे मेमोरी में वो याददाश्त है उसका। एंड देन हैदराबाद में पढ़ाई हुई थी। ऑब्वियसली समर हॉलीडेज में कभी कभी जाते थे, एवरी ईयर समर हॉलीडेज में जाते थे। उसके बाद पढ़ाई, आईआईटी क्रैक करना है और पढ़ाई। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर में हो गया, 4 years देर। खड़गपुर में मैं पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया। अच्छा, आईआईटी में भी ऐसा होता है? आईआईटी में ऐसा ही होता है। अच्छा। क्योंकि एक बार पढ़ के जाने के बाद वर्ल्ड एक्सप्लोर करनी थी, तो सब लोग यूएस जा रहे थे, मैं भी चले जाऊंगा, देख लेंगे, रिसर्च करेंगे। ऑब्वियसली इंटरेस्ट थी, साइंस पे काफ़ी इंटरेस्ट था। उसके बाद
काम, राइट, इंटेल में जॉब लगी थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा ट्रैवल किया, एक बार जापान गया, एक बार कोरिया गया, इंटेल के सप्लायर्स को मिलने के लिए, एक दो बार कनाडा गया। तो मुझको लगा कि जो कर रहा था अच्छा, लास्ट 3 years ऑफ वर्क अच्छा किक मिल रही थी। मेरे को लगा था कि अरे ऐसे कंपनीज बिल्ड होते हैं सप्लायर्स को देख के करके, सीखने को मिला, सीखने एक्सपोजर को मिला। एक्सपोजर को मिला। तो सोचा क्यों ना इंडिया आके कुछ कर सकते हैं। इंटेल में उस टाइम 1 लाख लोग थे, राइट, इंटेल में स्टाफ पीपल। तो मेरे को लगा जितना भी करूंगा इंटेल में तो दौड़ नहीं पाऊंगा। 1 लाख में तो आप एक हो। हाँ। एक हो। लेकिन सोच वैसी थी भाई, बाद में बोलूंगा कि अभी सोच कैसे बदला है। बट उस टाइम ऐसा सोच थी कि नहीं कर पाऊंगा इंटेल में, कभी भी आगे उतना ऊपर नहीं जा पाऊंगा, राइट। तो मैं सोचा कि जाके कुछ बिल्ड करते खुद से। ऑलवेज था मन में इंडिया में आके वापस कुछ करना कुछ बिल्ड करेंगे करके। तो सोचा कि और एक फैमिली लाइफ में और एक चीज हो रही थी, राइट। सो वी हैड 1.5 year old सन, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का ये हो रहा था कि वो कुछ टाइम के बाद ही स्टॉप्ड, उसको इतना वेट बिल्ड नहीं हो रहा था, मतलब ही वाज नॉट गेनिंग वेट, राइट। तो दूध ज्यादा नहीं पी रहा था, राइट। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर और पिलाओ दूध, नहीं पी रहा था तो क्रीम पिलाते थे हम लोग। क्रीम मतलब 15% फैट वाला मिल्क, वो पिलाते थे, वो भी नहीं पीता था। तो एक चिंता थी, राइट, वो हम उसको टिक टाक नहीं देख पा रहे हैं। तो सोचा घर आ जाएंगे वापस तो एटलीस्ट ग्रैंड पेरेंट्स तो रहेंगे। बहुत मेरे वाइफ की पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स दोनों हैदराबाद से हैं। तो सोचा क्यों ना वापस आते हैं तो एटलीस्ट तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ घर के पास रहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे बच्चों के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था। मेरे बॉस ने बोला कि किशोर क्या कर रहा है, कुछ सोच नहीं, कुछ भी तो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। बट मेरे को लगा कि कर लेता है। आई वाज ऑलवेज दैट इम्पल्सिव पर्सन, राइट। थोड़ा इम्पल्स में डिसीजन ले लिया। हम दोनों ने, घर था तब तक, हम लोग घर खरीदे थे यूएस में, घर बेच दिया। एंड थोड़ा टाइम लिया था, 1-2 महीना ब्रेक लिए थे बिफोर। तब तक ग्रीन कार्ड भी आ गई थी हमारे पास। बहुत ईयर्स वेट किए थे ग्रीन कार्ड आएगा करके। जो अल्टीमेट यूएस का लोग का सपना होता है वो सब हो गया, घर ले लिया, ग्रीन कार्ड आ गया। हाँ। तो वैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड से मेरे पास इतना थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, बट उतना भी सेविंग्स नहीं था। तो एक तो मैं सोचा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कर सकते हैं क्या क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना। हमारे पास थोड़े एग्रीकल्चर लैंड थे हमारे फैमिली में। मेरे वाइफ, मेरे फादर इन लॉ had some land. He was doing some agriculture. He was trying to do large scale agriculture कर रहे थे। मेरे फादर का भी कुछ लैंड था। सोचा कि और जगह बहुत सुंदर है, राइट। इधर बिटवीन बैंगलोर एंड मैसूर, कोल्लेगला करके जगह है, ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। मेरे को वो जगह से प्यार हो गई थी, राइट। एब्सोल्युटली लव्ड इट, राइट। क्यों, क्या खास था वहाँ? अच्छे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, BR हिल्स करके जगह है, MM हिल्स करके, वो उसके नज़दीक है। उधर टाइगर्स हैं, आई मीन इट्स प्रॉपर वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट। तो मैं एब्सोल्युटली स्टनिंगली ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। तो सोचा कि आई मीन इधर एग्रीकल्चर करना से और बेटर क्या होगी। तो कुछ कंसल्टेंट से बात किया, क्या कर सकते हैं, कुछ इधर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या। तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, बेबी कॉर्न ग्रो कर सकते हैं क्या, एक्सोटिक वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं करके एक्सप्लोर करते हुए बेबी कॉर्न से चालू किया था मेरा जर्नी। और मैं वो प्रोड्यूस को लेके बैंगलोर के सुपरमार्केट्स में बेचने की कोशिश करता था। पहले तो लैंग्वेज नहीं आती थी इतना अच्छा से, और एंड ऑल्सो ऑलवेज वेजिटेबल्स ये हैं जो मिडिलमैन से डोमिनेटेड था। मैं ठीक ठाक कोशिश किया, बट मेरे को लगा कि पहले तो अभी यूएस से आया, घर नज़दीक रहने के लिए पेरेंट्स और किड्स को, अभी फिर 3-4 दिन बाहर रह रहा हूँ, क्यों ना हैदराबाद में कुछ करेंगे। ये 3 महीना करते करते मेरे को लगा था कि ये जो मैं कर रहा था उसमें मार्जिन इतना कम थी। हम लोग फार्मर से भी ग्रो करवा रहे थे, फार्मर को अच्छा मार्जिन दे रहे थे। हम लोग हर एक केजी पे 1 रुपये लॉस लेते थे। अच्छा। नेट लॉस होता था। सोचा, और वो एरिया में एक खासियत थी कि वो लोग सब फार्मर्स के घर में 5, 6, 10 गाय रहते थे।
तो डेयरी उस नज़र से मैं देखने लगा। और बेबी कॉर्न जब ग्रो करते हैं, जो स्टॉक जो रहता है बाकी बेबी कॉर्न हार्वेस्ट करने के बाद, उसमें काफ़ी मांसकृत जो बोलते हैं ना, तो वो रहते हैं, राइट। तो वैसे मेरे इंटरेस्ट आया डेयरी पे, तो वो रिसर्च करने लगा। पीपल सेड, हो डेयरी एक बहुत बड़ी वेव है अब इंडिया में, लार्ज गेन्स होंगे डेयरी में। तो ऐसे करके मैं सोचा कि हैदराबाद में डेयरी कर लेंगे। अगेन एन इम्पल्सिव डिसीजन। थोड़ा बहुत रिसर्च किया। कौन से साल में था ये? ये 2012, एंड ऑफ 2013। सो 3 months कोलेगला में किया, उसके बाद हैदराबाद में छोटा सा डेयरी चालू किया। तो वहाँ से सिड फार्म का जर्नी मतलब डे 1 पे स्टार्ट हुआ। सर, बहुत सारे डेयरी फार्म के हमने एपिसोड्स किए हैं, 2-3 किए हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स आज अपना जॉब छोड़ के आपके तरह शायद सेम रास्ता फॉलो करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लोग हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हम ऑपरेशन फ्लड का बात करते हैं, एक मैंने अमूल पे भी वीडियो बनाया था। उन्होंने पूरे तरीके से इंडिया में डेयरी फार्मिंग को बदल दिया, राइट। मतलब पहले मिल्क एक प्रॉब्लम हुआ करता था, उन्होंने सप्लाई का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया। आज हम कोशिश करेंगे कि डेयरी फार्मिंग के क्या क्या रियलिटीज़ होते हैं, एक फार्मर लेवल पे लेकर और एक बिजनेस लेवल पे उसको समझने का। जब स्टार्ट कर रहे थे, आपको लगा नहीं कि इतने सारे लोग ऑलरेडी हैं डेयरी में, मैं क्यों कूदूँ इसमें फिर से? हाँ, तो जब हम आए थे, वापस आए थे, तो हम लोग अच्छा दूध के लिए देख रहे थे। सब आप यूएस में कोई भी सुपरमार्केट जाइए, आपको जो चॉइस मिलता है ऑर्गेनिक में या नेचुरल गुड फूड के ब्रांड्स जितने हैं, वो मेरे को लगा था कि इंडिया में वो चॉइस नहीं थी, राइट। क्यों हम लोग देख रहे थे, हमको क्या चाहिए थी, एक गारंटी चाहिए थी। बिकॉज हमारे बेटे के सिद्धार्थ का कंसर्न था कि उसको अच्छा हम लोग पेरेंट्स का एक क्या होता है कि किड्स को एक अच्छा लाइफ दे, राइट। उसमें पहले जो चीज़ होती है वो फूड है। अगर इतना एफर्ट करके जो भी करके एक पेरेंट बनने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सोचा कि हमको अगर वो लग रहा है तो बाकी और लोगों को भी लगेगा। तो हम लोग आने के बाद पहले फर्स्ट 5-6 months हम लोग एक छोटा डेयरी का दूध ट्राई कर रहे थे। मेरे को लगा था कि इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ ट्रस्ट बिल्ड कर सकते, क्योंकि हमको ऐसा कोई ब्रांड नहीं दिखा था उस टाइम, एटलीस्ट हैदराबाद में, जो 100% बोल रहा है कि देख मैं दूध दे रहा हूँ, ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ नहीं है। वो गारंटी, राइट, मैं गारंटी के लिए देख रहा था। वो कोई भी ब्रांड नहीं वो कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है कि ये चीज़ नहीं है। और क्या उस टाइम में डिस्कशन था, हमेशा इधर या उधर पेपर रिपोर्ट में आता था, दूध में ये मिला, इंडिया में दूध में ये मिला, वो मिला। अक्सर बीच बीच में एडल्ट्रेशन की रिपोर्ट आना, या पनीर फेक है, या ये घी में ये मिला हुआ है करके, हमेशा बीच बीच में इंटरस्पर्स्ड कुछ न्यूज़ आते थे। तो मेरे को लगा कि अरे इसको क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, इसको ये गारंटी के साथ क्यों नहीं। वो क्वेश्चन चालू किया था। इसी में एक बड़ी ब्रांड बिल्ड करने करके हम लोगों ने कुछ चालू नहीं किया था। हम लोग छोटा फार्म करेंगे, मे बी एक 100 गाय तक लेके जाएंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे, शायद 1 लाख कमा लेंगे, राइट। दैट वाज द इनिशियल थॉट, राइट। सी मैं ऑलवेज लार्ज चीज ही करना करके ड्रीम किया, बट जब डेयरी चालू कर रहा था वही एम से चालू कर, एक फार्म बिल्ड करेंगे, सिटी से शायद 40-50 किलोमीटर दूरी पे होगा, अच्छा से फार्मिंग करेंगे, कस्टमर को एक ट्रस्ट। तो हम लोगों ने जब ये बिल्ड किया था वही एम से बिल्ड किया था। कितने गाय से शुरुआत किया आपने? हम लोगों ने फर्स्ट 20 गाय खरीदे थे, इधर ही तमिलनाडु में ई रोड जाके, तमिलनाडु से एक 20 गाय खरीद के हम लोगों ने बेसिक बिजनेस मॉडल लिख के हम लोग वी स्टार्टेड द बिजनेस। 20 गाय खरीदने का, जस्ट टू अंडरस्टैंड, मुझे खर्चा क्या आता है, लाइक एक समझ देना आपको बिगिनर को। उस टाइम में एक 10 लाख फॉर द काउस, क्योंकि 20 उस टाइम में 50,000 थे, अभी शायद 80,000 तक हो गया। 50,000 पर काउ? पर काउ, अच्छा। सो 20 गाय अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs, और शेड वेड उसमें अनदर 5-6 lakhs। तो 15 लाख रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ। फिर वो 15 लाख और 20 गाय से आपका आउटकम कितना तक हो पाया? पहले हम लोग ये दूध ले जाके बाहर बेच रहे थे, क्योंकि पहले
इमीडिएटली डे वन से तो कस्टमर को दे नहीं पाते। तो मेरा हमेशा में था कि कस्टमर को डायरेक्टली देने, क्योंकि जब पहली बार हम लोग बाहर ले जाके वो दूध बेचते थे, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो प्रोड्यूस करने के लिए 25 रुपीज़, हमको रेट मिलता था 13 रुपीज़, 13-14 फर्स्ट 1 ईयर 13 to 15 रुपीज़। बाहर ले जाके दूध बल्क में बेचते थे हम लोग, किसी देते थे, 13 to 15 रुपीज़ मिलता था पर लीटर। तो मेरे को लगा कि ये तो लग गई। स्टार्टिंग में ये हुआ था, स्टार्टिंग में 6 मंथ्स ये हम लोग का। तो क्योंकि एटलीस्ट एक तो 100 लीटर तो चाहिए ना बेचने के लिए आप, तो हम लोग एक बार 100 लीटर होने के बाद हम लोग सोचा कि ऐसे तो नहीं हो पाएंगे, बाहर में 42 रुपीज़ में सारे लोग दूध बेच रहे हैं, मैं 2 रुपया ज़्यादा लगा के 44 में बेचूंगा। वैसे करके जर्नी स्टार्ट हुआ। 42 रुपीज़ में डायरेक्ट कस्टमर को, 44 रुपीज़ में डायरेक्ट कस्टमर को होम डिलीवरी देना चालू किया था। ऐसा हमारा चालू 20 काव से 20 काव से तो वैसे करके जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन पता चला 6 महीना में 44 रुपीज़ में होने वाला नहीं है, राइट? क्यों? तो क्योंकि वो प्राइस पॉइंट सफिशिएंट नहीं थी। क्योंकि देख, एक तो दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद वो होम डिलीवरी भी कर रहे हैं। होम डिलीवरी उतना आसान नहीं है, स्पेशली एट अ स्मॉल स्केल होम डिलीवरी का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट? तो मैं पूरे बिजनेस का कॉस्ट वर्कआउट नहीं किया था। मैं सोचा बाहर बाकी लोग एक्सेल पे लगा, हाँ हो जाएगा, एक्सेल पे लगा, उतना भी नहीं कैलकुलेट किया। बाकी लोग 42 पे कर रहे हैं, भाई 2 रुपया ज़्यादा मैं करूँगा करके। लेकिन बाद में एक एक कॉस्ट देखा तो लगा कि इसमें कॉफ़ी का कॉस्ट है। तो सीरियसली दैट 44 जो आप अभी देख रहे हो, अभी हम लोग 80 के ऊपर है हमारा प्राइस पॉइंट। धीरे धीरे से कस्टमर को बोल के ये कॉस्ट है ये करने में, राइट? इसीलिए इतना खर्चा होता है ये दूध बनाने में करके हम लोग कस्टमर को कम्युनिकेट करके वो कस्टमर से वैल्यू ले पा रहे हैं। अभी 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो आपने बताया कि लोग के खाने में क्या जा रहा है, और दूसरा चीज़ जो अभी कई सारे लोग स्टार्ट किए हैं कि प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी, कि मानो मेरा 80 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, तो कस्टमर को भी समझना चाहिए और बाकी यंगस्टर्स को भी समझना चाहिए कि वो 80 रुपये क्यों है। चाहे आप वो 10 रुपये प्रॉफिट ही कमा रहे हो, नो रॉन्ग इन मेकिंग प्रॉफिट, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करते हैं, उस पर मैं आना चाहूँगा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो कोर प्रॉब्लम है दूध को लेके, जैसे आपने कहा, आज ट्रस्ट ना सिर्फ दूध को, खाना को लेके काफ़ी हद तक डैमेज्ड है। सब्जियों में भी पेस्टिसाइड केमिकल्स मिलते हैं, दूध में मैंने सुना हूँ एंटीबायोटिक और एडल्ट्रेशन, आजकल नकली दूध भी बहुत है। मैं समझ रहा था कि ऑलमोस्ट 40 to 50% इज़ द नॉट रियल मिल्क इन आवर कंट्री। आपने तो काफ़ी अर्ली रियलाइज़ कर लिया, बट आज क्या रियलिटी है हमारे दूध का? मतलब लोग को अगर आपको समझाना है भारत के दूध में क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं। 50 साल पहले इंडिया में दूध की कमी थी। इंडिया डिड नॉट हैव एनफ मिल्क to feed its population. आज thanks to the large dairies of India, Amul, Nandini here, आज दूध है पीने को, right? This is definitely credit goes to Operation Flood, all the initiatives that NDDB did. आज दूध है पीने को. I think that is one good pat on the back for us. ये एक ही है इंडिया ने अचीव किया है। क्वांटिटी के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया, क्वांटिटी को सॉल्व किया, बिकॉज वी आर लार्ज, बहुत लार्ज पॉपुलेशन है हमारी। नाउ नेक्स्ट स्टेप लेनी है हम इंडिया में, विच इज क्वालिटी जर्नी करनी है, राइट? लेट्स बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। ये जर्नी लेनी है, ये जर्नी ऑल्सो, उसके लिए भी थोड़ा पैसा लगेगा, राइट? उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट्स लगाने पड़ेंगे। क्या होता है दूध के साथ? एक गाय अपने बछड़े के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बछड़ी इमीडिएटली पी रही है, हम लोग बाद में पी रहे हैं। तो वो टाइम जो रहता है उसमें क्या हो सकता है, मिल्क जैसे हमारे लिए आहार है, वैसे बैक्टीरिया के लिए भी आहार है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो दूध को ठंडा करने के लिए, ठंडा करने से क्या हो रहा है पहले समझते हैं। ठंडा करने से क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। बैक्टीरिया को नहीं मार रहे हैं आप, बैक्टीरिया ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये कितना जल्दी करते हैं उतना क्वालिटी दूध में बचता है। ये एक पहले चीज। अगर आप दूध को ऐसे 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा छोड़ दिया तो क्या होता है, दूध फट जाती है, राइट? तो बट एक फ्रिज जो हम लोग यूज करते हैं चिल करने के लिए, फ्री नहीं है ना, उसके लिए जो पावर लगती है फ्री नहीं है, राइट? तो देयर इज अ कॉस्ट टू चिलिंग मिल्क एंड द कॉस्ट टू चिलिंग मिल्क फास्ट। वो इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, वो मोर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए हमको टू सॉल्व फॉर प्रिजर्विंग मिल्क द राइट वे,
Right way preserving milk is only by chilling it. Bring milk to 4 degrees and milk stays good naturally for 7 to 10 days. दूध में वो ताकत है, अच्छा, तो बट कितना जल्दी 4 डिग्रीज पे लेके आओगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तरीका जिससे दूध खराब होता है कि लोग गाय से दूध निकाल लेते हैं और उसको बहुत देर के लिए बाहर छोड़ देते हैं. बाहर छोड़ देते हैं. कितना जल्दी मुझे चिलिंग करना चाहिए? आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना बेटर है. वेस्ट में आप देखोगे, राइट, यूएस यूरोप में जैसे अडर से आ रहा है, तन से आ रहा है, जैसे तन से आ रहा है चिल कर लेते हैं. दैट इज वाई वो नेचुरली 10 दिन दे पा रहे हैं. अब कोई भी सुपरमार्केट शेल्फ जाओ, चिल्ड मिल्क पे या पैस्चर्स मिल्क पे वो लोग 10 दिन का शेल्फ लाइफ देते हैं. उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है. जस्ट बाय चिलिंग यू कैन अचीव दैट, राइट. वो कर सकते हैं. वन इज टू अचीव दैट इधर भी इंडिया में. हाउ डू यू सिस्टमैटिकली डू इट? ये इसको क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए टू सिस्टमैटिकली ड्राइव दैट? शॉर्टकट्स क्या है, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते. अगर शॉर्टकट्स गलत है, वो गलत चीज क्या होती है? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, राइट. क्या व्हाट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, कॉस्टिक सोडा हो, बेकिंग सोडा, दीज आर. ये कैसे आते हैं दूध में? देखिए, मैं अभी क्या बोला, बैक्टीरिया की वजह से दूध खराब हो जा रही है. बैक्टीरिया क्या करते हैं? दूध में जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो लैक्टोज जो बोलते हैं, उसको बैक्टीरिया खाते हैं. उसको बैक्टीरिया को वो लैक्टोज पसंद है. बैक्टीरिया क्या करते हैं? खा के उसको लैक्टोज को लैक्टिक एसिड बना देते हैं. उसकी वजह से दूध फटती है. एसिड बन रहा है, दूध फट रहा है. कोई सोचा कि ओके एसिड बन रहा है, बेस ऐड कर देते हैं. कॉमन क्या बेसिस होते हैं टिपिकली? कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा. कोई भी डिटर्जेंट में आप देखोगे लार्जर इंग्रेडिएंट जो है कॉस्टिक सोडा होता है. दूध में लोग डिटर्जेंट भी मिलाते हैं, तो कॉस्टिक सोडा, राइट, बेस है बेसिकली. एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज कर दे रहे हो. अच्छा नहीं है, बैड वे ऑफ डूइंग इट, राइट. यू शुड नॉट बी डूइंग इट. कैसे इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? टेस्टिंग से. दैट्स व्हाई हम लोग इतना एम्फोसिस टेस्टिंग पे करते हैं. सी, जब मैं फर्स्ट 4 years ऑफ माई बिजनेस, मैं सारे कॉल्स मैंने खुद हैंडल किया था. जो भी कस्टमर से जो भी कॉल आते हैं, क्योंकि आप जब दूध डायरेक्टली बेचते हो तो कॉल तो आते हैं ना, सीखना भी आदमी का है. 100% कॉल्स आते हैं. आज दूध पतला है, आज दूध है, क्योंकि दूध सेम नहीं है. कस्टमर से कॉल्स आते हैं. तो मेरे को लगा था कि एक दिन एक दो बार कस्टमर ने कॉल किया, आप तो फार्म में 24 hours नहीं हो ना, आपको कैसे पता कि दूध में आपके लोगों ने कुछ मिलाया नहीं? मेरे को तब लगा कि ये कंसर्न है, पीपल में ट्रस्ट डेफिसिट है. तो मेरे को कैसे पता कि पक्का दूध में कस्टमर को दिला रहा हूं? तब से हमारी टेस्टिंग, हमारा फर्स्ट फ्लायर आप देखोगे, उसमें हम लोगों ने लिखा था कि नो एंटीबायोटिक्स रहेगी. तो कस्टमर को ये कैसे बोल पाएंगे? तो मैंने सोचा कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के किट्स खरीदे. बाहर में मिलता है. एक किट 4200 की थी. उसमें 4-5 बेसिक टेस्ट होते हैं. ये जो मैं न्यूट्रलाइजर या कॉस्टिक सोडा का या डिटर्जेंट का जो टेस्ट है, ये एक टेस्ट, ऐसे 4-5 टेस्ट थे. हम लोग एक किट यूज करने लगे. कस्टमर को बोलना है ना, कस्टमर को बोलना है पक्का, हाँ दूध में मैंने टेस्ट किया, ये रिपोर्ट है, ये नहीं होगी. हम लोग ये यूज करने लगे और ज्यादा यूज करने लगे. तो मेरे को लगा कि ये किट एक दिन में खत्म हो जा रहा था. अरे ये तो इतना एक्सपेंसिव है, छोटे ब्रांड, वी आर नॉट एबल टू ये नहीं कर पा रहे थे, एफोर्ड नहीं कर पाते. हम सोच ठीक है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, क्यों ना हम लोग ये खुद बनाते हैं. आज हम लोग एक 5 to 6 थिकनर्स, दूध को जो गाढ़ा बनाने के लिए चीज यूज सकता है, या 5 to 6 प्रिजर्वेटिव्स, दूध को प्रिजर्व करने के लिए जो चीज होता है, उसको सारे टेस्ट हम लोग खुद बनाते हैं. उसके रिएजेंट्स जो है डिटेक्ट करने, सब खुद आप बनाते हैं. एंड हम लोग लेस देन 1 रुपये पर टेस्ट पे हम लोग हमारे लैब में, हमारे फैक्ट्री में ये टेस्ट कर पाते हैं. आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें मैं बहुत डीप डाइव करना चाहता हूँ कि कैसे टेस्टिंग होता है. मैं पढ़ रहा था कि आप दिन का ऑलमोस्ट 10,000 या 13,000 टेस्टिंग करते हैं. बट उससे पहले सर, टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं वो भी समझना ज़रूरी है. उस पर मैं थोड़ा और डीप डाइव करना चाहूँगा. आपने एक चीज़ तो बताया कि ये मिलावट होता है ताकि वो लैक्टोज, लैक्टिक एसिड नहीं बने, दूध सड़े नहीं. तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जैसे डिटर्जेंट हो गया, कोई भी एसिड बेस हो गया. और क्या क्या तरीके जिससे मेरा दूध में मिलावट होता है या उसमें कुछ रॉन्ग डूइंग्स होते हैं? ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल के साथ चालू करूंगा. ये एक पॉइंट लेके. आप रियल पनीर और एनालॉग पनीर के बारे में सुने होंगे. सुना है. काफी लास्ट ईयर काफी डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर. ये एनालॉग पनीर कैसे बनाते हैं लोग? हाँ, सो एनालॉग पनीर क्या है? फर्स्ट सी, दूध में 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स है. से आप गाय का दूध लेंगे, 88% वाटर है, नेचुरल वाटर है, जो गाय पानी पीती है और दूध बनाती है, राइट.
88% is water, 4% is fat, 8% SNF बोलते हैं, all the solids that are not fat, right? So just याद रखने के लिए 4% fat, 8% SNF. SNF में क्या होता है? पहले carbs, second protein, third all the other minerals and vitamins. So fat, SNF 12% रहता है दोनों मिला के. So 4% milk fat, 8% milk solids. Milk fat का रेट लीजिए. The cheapest milk fat today, cheapest milk घी 700 to 800 rupees a kg. Cost of vegetable oil क्या है? 100 rupees a kg. तो जो मिल्क इंग्रेडिएंट्स का जो कॉस्ट है 700, वेजिटेबल ऑयल इज 100 rupees. सिमिलरली मिल्क सॉलिड्स का रेट अगर 400 रुपया है, वेजिटेबल सॉलिड्स लाइक फॉर एग्जांपल मैदा, उनका रेट बहुत कम है. तो the expensive ingredients of milk are replaced with cheaper ingredients like for example sometimes vegetable oil, sometimes other solids, right? Starches इससे replace होता है. तो जो आपके मिल्क सॉलिड्स के जो रेट है वो 1/7 हो गया, 1/6 हो गया. एनालॉग पनीर में वही होता है. वही होता है. सो यू आर रिप्लेसिंग द एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ मिल्क विद चीपर इंग्रेडिएंट्स. अभी दैट्स व्हाई अभी एफएसएसए में बात हो रही है कि उसका नाम अलग से देना चाहिए, राइट? बस को पनीर नहीं बोलना चाहिए. पनीर क्या होते हैं? मिल्क इंग्रेडिएंट्स से बना है, उसको इसको पनीर बोलते हैं. असली पनीर कैसे बनता है, समझा सकते हैं? हाँ, परफेक्टली. देखिए मिल्क में जैसे मैं बोला था 88% वाटर है, 12% सॉलिड्स है. सॉलिड्स में 4% फैट है, बाकी पूरे सॉलिड्स, कार्ब्स, प्रोटीन सब मिला के 12% सॉलिड्स होते हैं. और इसको आप तोड़ रहे हो ताकि वो दूध को निकाल के जस्ट सॉलिड्स को आप कैप्चर कर रहे हो. इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ मिल्क. एक आसान तरीका बोलना है क्या है? पनीर इज नथिंग बट दूध में जो पानी को आप सेपरेट कर दे रहे हो, बाकी जो ऑल द इंग्रेडिएंट्स है उसको पावर पैक्ड फॉर्म में आप खा रहे हो. 88% हटा दिया आपने, 88% बाकी 12%, बाकी 12% सॉलिड्स के रूप में आपको मिल रहा है. समझ गया. तो वो इसमें फैट भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्ब्स भी है, सब कुछ है. सर केवल एक चीज जो होते हैं, जब अब तोड़ते हो थोड़ा बहुत वे प्रोटीन पानी के साथ निकल जाता है, वो कैप्चर नहीं कर पाते हो. लेकिन ज्यादातर आ जाता है, बट थोड़ा बहुत वे जो पानी में मिला हुआ होता है वो निकल जाता है. वो समझ गया, वो कैप्चर नहीं हो पाता. और असली में ये जो मिल्क फैट का है 700 रुपए केजी होता है, और एनालॉग पनीर में क्या करते हैं कि वो 100 रुपए पर केजी वेजिटेबल ऑयल लेके नकली पनीर बना देते हैं. तो क्यों एडल्ट्रेशन होता है? सी अब अगर आपको दूध की रेट नहीं मिल रही है, सी द बेसिक मिल्क टेस्टिंग मशीन अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में दूध कैसे टेस्ट करते हैं? एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड सेंसर रहता है. उस सेंसर को आप दूध में अंदर डिप करते हैं और सेंसर बोलता है दूध गाढ़ा है कि नहीं. वो अल्ट्रासाउंड सेंसर है, सुनती है, उसको दिखता नहीं है. तो अगर किसी ने दूध में शक्कर डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया, सेंसर को नहीं पता. सेंसर सोचती है कि वो दूध गाढ़ा है. उसके बेसिस पे रेट सेट होते हैं. अच्छा, तो मैं एक किसान हूँ. हाँ. तो ज्यादातर आप कह रहे हैं कंपनी क्या करते हैं कि ऐसे टेस्टिंग करते हैं, बस थिकनेस देखते हैं, बाकी थिकनेस के ऊपर सब ऑल ओवर द वर्ल्ड थिकनेस के वजह से रेट दिया जाता है फार्मर को. वो सेंसर क्या बोलते हैं, कितना फैट है, कितना सॉलिड है, सेंसर बोलती है, उसके बेसिस पे सेट होता है. लेकिन फैट का क्वालिटी क्या है, सॉलिड्स का क्वालिटी क्या है, वो सच्ची में मिल्क सॉलिड्स है या कुछ और सॉलिड्स है, सच्ची में मिल्क फैट है, सम अदर फैट है, वो मशीन को नहीं पता, वो छोटे सेंसर को नहीं पता. दैट इज हाउ एडल्ट्रेशन, दूध को जो गाढ़ा करने के लिए जो ऐड किया जाता है वो ऐसे आता है. आई मीन सी ज्यादातर लोग फार्मर्स इन इंडिया डोंट डू एडल्ट्रेशन, राइट? अच्छे हैं किसान हमारे इधर में, बट एक दो बंदे को लग सकता है कि अरे मैं आई एम नॉट एबल टू मेक एनफ मनी, आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव, तो मैं ये मिला दूंगा, कोई तो टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं ऐड कर दूंगा. वो आपने फर्स्ट हैंड देखा है ये कि होते हुए कि लोग ऐसा आता है ना न्यूज़ से, जो न्यूज़ आते हो तो सही न्यूज़ है ना, ऐसे ही नहीं होता है ना. एफएसएसए रेड करता है तो पकड़े जाते हैं ना लोग, तो कर रहे हैं ना लोग. ये सब में आज ये नहीं है, मसाले में, दूध में, सब में बीच बीच में पड़ जाता है. सो प्रॉब्लम है ये, दिस इज नॉट अ फिक्टिशियस प्रॉब्लम, राइट? तो उसको सॉल्व करना है तो एग्रेसिवली हमको उसके ऊपर अटैक करना है, एंड दैट इज आवर क्वेस्ट, राइट? तो मैं
सिर्फ कस्टमर में से थोड़ा ज्यादा पैसा दे के क्यों खरीद रहे दूध? वो गारंटी नहीं दे पाऊंगा मैं 100%, तो क्यों, मेरा रोल क्या है फिर? दूध तो है इंडिया में पीने को, मेरा रोल, अगर मैं कस्टमर को गारंटी के साथ बोल नहीं पाऊंगा कि मेरे दूध में कोई थिकनर नहीं है, मेरे दूध में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, मेरे दूध में कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो मेरा रोल क्या है फिर? एंड दैट इज द गारंटी दैट वी आर बिल्डिंग। एंटीबायोटिक से क्या होता है, ये भी बहुत हम लोग सुनते हैं हाँ। कि गाय को एंटीबायोटिक जो है वो हम में भी आता है, ये समझा सकते हैं एग्जैक्टली क्यों दिया जाता है, कैसे होता है? परफेक्ट, या सो हम लोग जब चालू किए थे, हमारा एडल्ट्रेशन के बारे में ज्यादा सुनते थे, थिकनर्स, प्रिजर्वेटिव्स। बाद में एज वी स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, मेरे को लगा कि एंटीबायोटिक्स भी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। इंडिया में नहीं, जस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंटीबायोटिक्स मिसयूज, राइट? इसको एक वर्ड कॉइन किया हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स कॉल्ड AMR, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ओके, क्या होती है? आप एंटीबायोटिक्स काफी यूज कर लिया तो एक रेसिस्टेंस बिल्ड हो जाती है, दैट जो अगर आप एंटीबायोटिक यूज करते हो काम नहीं करता, उसको AMR बोलते हैं। वो क्यों आता है? गाय में भी होता है ये सेम चीज? हाँ, तो ये कैसे आता है देखते हैं। सी, अब आपको फीवर आता है, मेरे को भी, हम सबको कभी ना कभी तो फीवर आता है। पहले क्या करते हैं हम लोग? क्रोसिन, पैरासिटामोल लेते हैं, फीवर कम नहीं होती है तो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, चांस है। और जैसे हमको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे ही गाय और भैंस को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। एक ही डिफरेंस है, हमारा बॉडी वेट एडल्ट्स 50 to 100 kgs, एडल्ट ह्यूमंस। गाय और भैंस का वेट 300 to 700 kgs। सेम क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स आर गिवन इनको और इनको भी, बट मच हायर डोसेज टू गाय और भैंस, क्योंकि उनकी बॉडी वेट ज्यादा है तो उनको ज्यादा डोसेज दिया जाता है। सो अगर गाय को दिया हुआ है, उसका बॉटल के ऊपर आप देखोगे एंटीबायोटिक, जो बॉटल के ऊपर देखोगे उसमें लिखा रहता है कि विड्रॉल पीरियड इज 5 to 7 days। उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है? दैट मीन्स दैट इफ यू गिव दिस इंजेक्शन, आप ये दूध को नेक्स्ट 5 to 7 days मत पियो, क्योंकि उसके बॉडी में, उसके ब्लड में एंड सो इन मिल्क वो ट्रेसेस ऑफ एंटीबायोटिक्स होंगे। वो पीने से क्या होता है? दूध पीने से अननोइंगली आप दूध में से, इवन आपको जब जरूरत नहीं भी है तभी भी आप थोड़ा दूध में से थोड़ा एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो जो ट्रेसेस जो होते हैं, तो हमारे बॉडी में वो एंटीबायोटिक ट्रेसेस जा रहा है। इसे क्या होता है? एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन्स, बीटा लैक्टम, सल्फोनेमाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफेमकिन, ये क्लासेस सिमिलर है ऑल। दे बोलते हैं कि 13 to 15 यूनिक एंटीबायोटिक्स इन द वर्ल्ड है, दैट्स ऑल, राइट? और उसमें से आपको 3 या 4 यूनिकली वर्कआउट करते हैं, बट द अवेलेबल एंटीबायोटिक्स इतने ही है। तो अगर आप ये 3-4 एंटीबायोटिक को आप रेसिस्टेंस बिल्ड कर लोगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी बाद में। सिर्फ क्या प्रॉब्लम होता है एंटीबायोटिक्स से? अगर आपको सच्ची में एक कुछ होता है और एंटीबायोटिक की जरूरत है, सर्जरी होती है, एंटीबायोटिक देनी होते हैं, तब एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी तो दिक्कत है। एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर वी डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स, दे आर स्क्रीन्ड आउट ऑफ मिल्क। आज हम लोग सबसे ज्यादा जो खर्चा करते हैं एंटीबायोटिक टेस्टिंग के ऊपर खर्चा करते हैं, बिकॉज वी फील इट इज अ बिग प्रॉब्लम। हम लोग, हमारा खर्चा एवरेज 17 लाख तक आता है मंथली ओनली ऑन एंटीबायोटिक, दैट्स हाउ सीरियसली वी टेक एंटीबायोटिक टेस्टिंग। तो एक तो हो गया मेरा, जो मैं समझाऊं, प्रेजर्वेटिव्स लोग ऐड करते हैं चिलिंग करने की जगह। दूसरा मेरा हो गया, आपने बताया था कि दूसरा मैंने जो सुना भी है कि बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स ये सब भी दिया जाता है काउस को। और तीसरा आपने बताया एंटीबायोटिक्स का। ये ग्रोथ हार्मोन्स का क्या केस है, मतलब ये क्यों देते हैं? फर्स्ट 2 क्लासेस जो बात किया, थिकनेस एंड प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, राइट? नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स अभी बात को, वो इंजेक्शन में बहुत कम क्वांटिटी, आपको दिखता नहीं है, आप फील नहीं कर सकते हो, राइट? सेम दिस थिंग इज आल्सो हार्मोन्स, राइट? एनी इंड्यूस्ड हार्मोन्स। हम लोग बोलते हैं कि इंड्यूस्ड हार्मोन्स को अवॉइड करो। सी, एंटीबायोटिक and induced hormones also and hormones, right, sometimes might be needed in an emergency, but वो उस टाइम 100% दूध को सेपरेट करनी चाहिए। क्यों चाहिए मुझे? सिर्फ अगर एंटीबायोटिक की बात ही, पहले एंटीबायोटिक को खत्म कर लेते हैं। एंटीबायोटिक, अगर अब गाय सिक हुआ है, उसको तो ट्रीट करना ही होगा ना, उसको तो मरने, यू वोंट लेट इट डाई।
उसको ट्रीट करना है, बट वो जब ट्रीट करते हो वो मिल्क को सेपरेट करना है, वो 7 दिन वो मिल्क को सेपरेट करना है। जब तक मिल्क में वो ट्रेसेस ऑफ एंटीबायोटिक्स तब तक वो मिल्क को सेपरेट करना है। कैसे पता होगा? दिखने से पता नहीं होगा, टेस्टिंग से ही पता होता है। दैट इज वाई टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट इज सिमिलरली ग्रोथ हार्मोन्स, राइट? सो ऑल्सो अगर इमरजेंसी, राइट, अगर सी कब यूज किया जाता है कभी कभी, राइट? फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत हुई है, तब इवन ह्यूमन प्रेगनेंसी में दिक्कत होने से भी कभी कभी हार्मोन देते हैं। बट अगेन थिंग इज दैट मिल्क हैज टू बी सेपरेटेड आउट। कैसे डिटेक्ट किया जाता है? टेस्टिंग से, राइट? सो दैट इज हाउ द डेप्थ ऑफ टेस्टिंग। सी मेडिकल इमरजेंसी में देनी होता है, बट देन दैट मिल्क हैज टू बी सेपरेटेड। बट एक मैं भी बहुत सुना हूँ कि गाय को हार्मोन दिया जाए ताकि वो ज्यादा दूध प्रोड्यूस करे। ये भी एक गलत प्रैक्टिस काफी गाय के साथ किया जाता है। सी एक्चुअली गाय को मिल्क इंक्रीज करने के लिए जो हार्मोन यूज करते हैं, इतना भी इंडिया में प्रिवेलेंट नहीं है, राइट? यूएस में ये काफी सारा डिस्कशन होती थी, RBST हार्मोन करके यूएस में काफी बात करते थे। सी इंडिया में हार्मोन किस लिए यूज करता है, हम लोग जितना तक देखे हैं, इज व्हेन ए काफ डाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी एक बिचड़ी मर जाती है, बच्चे मर जाती है, तो क्या होता है कि गाय और भैंस को दूध देने का अर्थ नहीं है ना, राइट? तो बच्चा नहीं है, मर गया, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा भैंस में होता है। गाय फिर भी मनाने से दूध दे देती है, राइट? सो दूध को तो निकालना ही पड़ेगा, राइट? तन में दूध है तो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल डेवलप एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगेन, राइट? भैंस क्या होता है कि थोड़ा और वाइल्ड होता है, राइट? भैंस क्या होता है कि अगर आगे बच्चे नहीं दिखेगी तो दूध नहीं देते। सो इट इज लिटिल मोर प्रेवलेंट इन फॉर बफलोस, राइट? मोर्टालिटी होती है तो बफलोस में प्रेवलेंट। अगेन दैट इज वेयर प्रैक्टिसेस जहाँ सही हो उधर काम करनी चाहिए, राइट? सो दैट इज वेयर आर फार्मर्स एबल टू टेक केयर ऑफ देयर काफ्स, सुपर इंपॉर्टेंट, राइट? उधर फोकस करना चाहिए। और मेकिंग श्योर दैट अगर कोई भी इंजेक्शन देनी पड़े, दैट मिल्क हैज टू बी सेपरेटेड आउट। ये प्रैक्टिसेस अगर एनफोर्स करेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं कि फार्मर्स के बोल के करो, अब कुछ भी कर रहे हो, अगर बोल के करने से हम लोग उसको वी स्टिल पे देम, वी रिजेक्ट दैट मिल्क आउट। That is how we make sure that rejections, but we work with them. अगर एक गाय को इंजेक्शन दिया फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट वो 2 लीटर का दूध आप सेपरेट कर दोगे तो बाकी 100 लीटर खराब नहीं होंगे। ये दूध को लेके आप एक 40 लीटर कैन में मिलाया तो पूरा 40 लीटर गया। हम लोग 3 तरह के दूध करते हैं। गाय के दूध, उसमें मैंने से गाय के दूध, दिस आर क्रॉस ब्रेड काउस, राइट? क्रॉस ब्रेड काउस में दिस आर क्रॉसेस बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियन काउस, वो एक तरह का जो ब्रॉड क्लास हम लोग गाय का दूध बोलते हैं। सेकंड इज भैंस के दूध, थर्ड इज देसी गाय के दूध। हम लोग 3 अलग से करते हैं। क्रॉस ब्रेड जो काउस है उसमें जेनेटिक्स सॉर्टेड है। व्हाट इज दैट? इसमें यूरोपियन और इंडियन क्रॉसेस है। ईच गाय गिव्स अबाउट 15 लीटर्स ऑफ मिल्क, राइट? 20 लीटर्स भी देते हैं, 25 लीटर्स देने वाले गाय भी पर डे, एक दिन का 20 लीटर। तो व्हेन यू प्रोड्यूस दैट मच मिल्क, फार्मर को वो एफर्ट जो लगाता है उसके लिए जेनेटिक्स इज देयर, ही डजंट हैव टू वर्क ऑन द जेनेटिक्स, क्योंकि इनफ मिल्क आ रहा है, जो इतना जो वो कष्ट कर रहा है ना उसके लिए वैल्यू मिल रही है। तो दैट इज व्हाई मेजॉरिटी द फार्मर्स इन इंडिया, इफ यू लुक एट इट, आर कंफर्टेबल, देयर क्रॉस ब्रीड काउस का फार्मिंग कर रहे हैं। उसमें हम लोग जो प्राइस पॉइंट्स देते हैं उसमें 100% फार्मर को वर्कआउट होता है, क्योंकि देयर इज अ प्रीमियम दैट वी पे एंड फेयर प्राइसिंग, इसमें 100% उसमें जेनेटिक्स करने की जरूरत है। टाइमली वेटनरी केयर दो, टाइमली जाके बोलो कि हम हैं, कोई भी हेल्प चाहिए तो हम लोग थोड़ा बैंक लोन सपोर्ट देते हैं। अगर गाय खरीदनी है, भैंस खरीदनी है तो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, हमारा टाई अप है बैंक्स के साथ और NBFCs के साथ, तो वी प्रोवाइड दैट सपोर्ट। नेक्स्ट इज दैट लिटिल बिट ऑफ वेटनरी सपोर्ट, ये होने से हो जाता है। क्या भाव मिलता है इन किसानों को? आपने बोला इनको थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग मिलता है। हाँ, सो आज इफ यू लुक एट द प्राइसिंग फॉर गाय का दूध, क्रॉस ब्रेड अराउंड 42 to 43 रुपीस a लीटर किसान को मिलता है, विच इज गुड प्राइसिंग, राइट? क्योंकि आज आप
फार्म पे एक 32-33 रुपीस में आप दूध प्रोड्यूस कर सकते हो. इट्स गुड, वी कंसिडर इट इज अ गुड प्राइसिंग. आज जो प्राइसिंग है काउ में, it is a good pricing at the 42, 43, 41 to 43 rupees price point. There's good pricing available for a farmer today. Bias mein, the challenge is different. Bias mein, again, the genetics is not as evolved, for example, as a crossbred cow. जो आप कहते हैं जेनेटिक्स, आप क्या एग्जैक्टली कह रहे हैं? Milk genetics, right? When I say ये बॉडी वेट के लिए कितना दूध प्रोड्यूस कर रहा है एवरी डे. The other end, अगर देसी गाय का देखेंगे, देसी गाय ऑन एवरेज टुडे, राइट, आप सेम कॉस्ट में जो आप देसी गाय खरीदते हो एज ए यूरोपियन क्रॉस ब्रेड का, देसी गाय प्रॉब्ली 6 लीटर्स देती है, 7 लीटर्स देती है, एज अपोज टू ए 20 लीटर का. भैंस कितना देता है? भैंस प्रॉब्ली लिटिल मोर, 8-10 लीटर. 8-10 लीटर. वो भी स्टडी स्टेट में भी यू कैन ओन, आप केवल 8 लीटर ही काउंट कर सकते हो. समझ गया. तो आपके क्रॉस ब्रेड गाय आपको है और देसी गाय 5 से 6 लीटर. हाँ. क्रॉसब्रेड वाले को आप देते हैं 42-43 रुपए प्रति किलो प्रति लीटर. भैंस और देसी गाय को कितना मिलता है? सो भैंस अराउंड 60 to 65 के बीच में मिलता है. देसी गाय का डिपेंडिंग ऑन एरिया टू एरिया, राइट, एवरेज यू वुड से अबाउट 60 रुपीस इज व्हाट 60 to हैदराबाद में कुछ एरियाज में 70 तक भी देते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन एरिया टू एरिया ये प्राइस पॉइंट वेरी होता है. समझ गया मैं. सर इस पे बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं पूछना चाहूँगा. उससे पहले मैं थोड़ा विजुअलाइज करना चाहता हूँ. शायद बहुत सारे किसान भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे. अभी एक डेयरी फार्मर का रियलिटी क्या होता है वो मुझे समझना है. कि मैं जो पढ़ा हूँ, ज़्यादातर डेयरी किसान के पास 1 से 3 या 5 गाय होते हैं और डेयरी उनका बस एक सपोर्टिंग इनकम होता है. ज़्यादातर वो साथ में और भी खेती करते हैं. एक्चुअल में ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? 6000 किसान आपके साथ हैं, आपको एक अलग आइडिया होगा. एब्सोल्युटली सर. हमारे में भी टिपिकली देखिए, गाय के जो क्रॉस ब्रेड काउ के फार्मर्स हैं, हमारा एवरेज आप फार्मर का होल्डिंग देखिए, अराउंड 10 काउस इज द होल्डिंग. तो हमारा इसमें 6000 में से द काउ मिल्क फार्मर्स का नंबर इज कम है, शायद अराउंड 1000 होंगे. अच्छा. रेस्ट ऑफ इट इज ऑल मार्जिनल फार्मर्स दैट आर डूइंग बफलो मिल्क. हमारे देसी गाय के जो फार्मर्स है केवल शायद एक टोटल मिला के 20 फार्मर्स पूरा देसी गाय का दूध करते हैं. हम लोग कम देसी गाय का दूध बेचते हैं क्योंकि देसी गाय दूध इज एक्सपेंसिव, राइट. बट बायंस का अगर आप स्पेसिफिक केस देखोगे, बायंस मार्जिनल फार्मर्स, एक फार्मर के पास 3-4 बफलोस है, उसमें भी एक बफलो दूध दे रहा है और वो भी 5-6 लीटर. सो दैट इज वाई इतने सारे फार्मर्स हुए, क्योंकि बफलो मिल्क टुडे हाई डिमांड, कस्टमर्स को चाहिए बिकॉज पीपल लव बफलोस मिल्क, बट एनफ प्रोडक्शन नहीं है आज. एंड देयर वी फील देयर इज वर्क दैट वी नीड टू डू टू बी एक्चुअली टू मेक इट प्रॉफिटेबल फॉर अ फार्मर. तो ये सिर्फ आपका रियलिटी है कि आप कह रहे हैं भारत में भी ज्यादातर किसान भैंस का दूध करते हैं? व्हाट इज द रियलिटी इन इंडिया? सो मे बी आज I mean, my estimates, maybe 20% buffalo farmers हैं. Probably rest of it is cow farmers हैं. समझ गया. एंड ये किसान का अर्निंग कितना होता है ऑन एन एवरेज सालाना? एंड क्या क्या इनकम सोर्सेज होते हैं इनके? So primary, most of India, आप जैसे बोले अब फर्स्ट इज ये करते हैं, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम. इसके साथ डेयरी करते हैं. हमारा क्वेस्ट है कि हर एक फार्म एक 25,000 कमा सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म पर मंथ फ्रॉम इवन दिस सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, राइट. इफ यू लुक एट आवर बफलो फार्मर्स, दे डोंट मेक दैट मनी. तो ये इसको कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आप अगर एक 5 लीटर ही प्रोड्यूस कर रहे हो, 3-4 भैंस है, 5 लीटर ही प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उतना पैसा तो नहीं बन रहा है ना. तो कैन यू मेक दैट? हाउ डू यू मेक दिस हैपन, राइट. सो फर्स्ट एक तो फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं. एक और भैंस प्रोडक्टिव भैंस, राइट. यू कैन रिप्लेस अनप्रोडक्टिव एनिमल्स विद प्रोडक्टिव एनिमल्स. एक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. फॉर द एफर्ट दे मेक मोर. ऑल्सो इंक्रीज द एनिमल काउंट, ताकि एक वैल्यू अगर आप इफ यू लुक एट इट, इफ एक विलेज में आप कंसिस्टेंटली as a family you are making 50,000 rupees,
कोई भी फार्मर फार्म छोड़ के सिटी क्यों जाएगा? You're able to make, right? तो the idea is, dairy farming से हम लोग 25,000 consistently बना सकते हैं क्या? आपके भी किसान रफली 20-25,000 पर मंथ बनाना है, that is the target, right? See, अभी we have छोटे बैंस का farmers भी that are not making that. The idea is to take them there. समझ गया. I think Cow farmers में कोई problem नहीं है. They make enough money. We have farmers that are making, even a lakh, right? More than a lakh also. There are farmers that are making it. For example, हमारे तुमकुर के जो farms हैं इधर नज़दीक में, जहाँ हमारे उधर farmers also are running our chilling stations. So farm के साथ साथ they're also earning money chilling milk. So एक village में एक chilling station है that one of the large farmer वो चिलिंग सेंटर बना रहा है, तो इसमें पैसा कमा रहा है, वो चिलिंग स्टेशन रन करते हुए ही इज मेकिंग मनी. दैट इज हाउ वी आर एक्सपैंडिंग द मनी अवेलेबल. सो जो लीड फार्मर है, वन ही नोज हाउ टू रन उसके फार्म अच्छा से कर पा रहा है, उसके साथ साथ वो दूध छिल करके भी उसको मिशनरी देते. एक 10 lakhs हमारी तरफ से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड वो चिलिंग का दिस थिंग बेनिफिट भी वो ले पा रहा है. अभी एक प्रश्न है सर, how thick the milk is, how people make, whether the milk is good or good or bad, or superior or inferior, it's just based on thickness of milk. So the visual cues, there are just feel cues that people go by to assess quality. I would say it is very subjective. Some people, so you have to build taste, convenience, and also depth equally, right? So there's some customers that go for this, some customers go for this. So you have to build for all, right? Because you want wide variety of customers to enter. I respect you, sir, just for the fact that you've chosen to build in such a commoditized product. I think it's a very tough है, but challenge भी, excitement भी वही है. Excitement है, because it pushes you in every area, right? So आप अगर if you come to Hyderabad, our team is meticulously trying to figure out how best to communicate this much complex thing to customers, right? Even when our person who is doing the marketing is not as fluent in communication, how do you best communicate? So they're trying to do a stall setup. They're so educational. Just looking at it, what we're trying to do, right? Building that up, right? Building that finesse into how you present to your customers. How do you do your farm visit effectively? Because see, what we feel is if a customer comes and sees us at the farm, they will understand what we are building. But we know that not everybody will come to the farm. Because हम लोग farm visit में क्या करते हैं? पहले I talk for 30 minutes where we talk about, some of these things, right? What is milk? We start with, why do you drink milk? दूध क्यों पीते हैं हम लोग? उधर से चालू करते हैं. दूध में क्या है? दूध is a complete food produced by mother for its baby, right? So people have a lot of questions, A1, A2, ये वो. But my first thing is, we want to rest all of those doubts. मेरे भी वही सारे questions हैं. Milk is produced by milk. Fundamentally, the way nature designed it is a superior food. You don't have to add anything to it. It has everything that you need. That you need. उधर से चालू करते हैं. Then we go into the definition, right? Milk is 88% water, fat for rest enough. Then एक करके half an hour basic education करते हैं. Then we have a small stall. We do all of these thickener tests, preservative tests, antibiotic tests. उधर छोटा stall. Then we walk them into the actual lab where actual testing is happening. We walk them there. There they spend another 15. Then they walk through the factory. Then वापस आते हैं. फार्म का जो चिलिंग स्टेशन है वो देखते हैं, देन अ ट्रैक्टर राइड, and then a lot of conversations where we feel when the customer goes through this, they're set. We don't have to ever go back to them and tell them. हैदराबाद करते हैं, बैंगलोर करते हैं, पुणे में करते हैं, 3 लोकेशंस में every Saturday. आपका मेन फैसिलिटी तो हैदराबाद में. पुणे also we have Bangalore also we have a processing facility. Bangalore also we have farmers. I think आपको क्या चाहिए, what I'm understanding, maybe the part your wife has done really well is the proper storytelling. Yeah. You need to get the story out. Yeah. I mean, whatever you can to help us, that will be wonderful. Sure. I'm aligned. See, for me, it's just about seeing if I'm principally aligned or not. Anyways, let's restart. Yeah. Okay. Rolling from here. चल रहा है ना. कॉफी के लिए आएगा तो just be aware. He'll knock. तो ध्यान रखिएगा, खोल दीजिएगा. कोई बात नहीं. No problem नहीं. अभी सर 2-3 ऐसे टॉपिक हैं. Maybe if you allow, I'll ask some questions, tough questions. बहुत सारे लोग के सवाल होते हैं and मेरे भी सवाल हैं. सबसे पहले जो हम ब्रीड्स का बात कर रहे हैं, अभी भारत में जो ट्रेडिशनल किसान हैं या बहुत सारे वेटरन्स हैं मैं कहूँगा, उनका हमेशा मानना है कि देसी गाय के ऊपर कोई नहीं है. एक
रिलीजियस सेंटिमेंट होता है हमारे हाँ। गाय को लेके, देसी गाय गाँव में आता है, हम्म, बाकी गाय को वो उतना मानते नहीं है। काफ़ी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ओके। ऐसा कुछ है भी नहीं कि इट्स एन ऑप्शन, इट्स देसी गाय ही चलेगा, राइट? हाँ सर। तो मैं समझना चाहता हूँ कि एज अ कंपनी आप लोग देसी गाय पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब उसका दूध ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने आउटपुट बोला कम है, यस टू सम एक्सटेंट, बट उस तरीके से लोग सोचते नहीं कि आप लोग ज़्यादा कमर्शियल हैं, बस आउटपुट पे फोकस कर रहे हैं। हाँ। सो अभिनव, हम लोग 3 टाइप ऑफ गाय करते हैं, या 3 टाइप ऑफ एनिमल्स का दूध बेचते हैं, राइट? गाय जो क्रॉस ब्रीड जो बोलते हैं, भैंस। उसका गाय बेचते हैं, भैंस का दूध बेचते हैं, देसी गाय का दूध बेचते हैं। हमारा जो खुद के जो फार्म्स हैं, उसमें आधा देसी गाय है, आधा भैंस है, राइट? हमारे खुद के फार्म्स देसी गाय के फार्म्स हैं, बाय द वे, राइट? ये नहीं है कि हम लोग एक को फेवर करते या नहीं फेवर करते, फार्मर क्या करना चाहते हैं देखते हैं, राइट? इसी पहले लेट्स हम लोग देसी गाय के बारे में बात करते हैं। हाँ, देसी गाय और ये फॉरेन गाय में अंतर क्या है? ओके, सी अंतर क्या है? सी आप साइंटिफिकली जस्ट न्यूट्रिशनली देखोगे, मैंने से न्यूट्रिशनली आप देखोगे, फैट एसएनएफ उसमें आपको अंतर ज्यादा नहीं दिखता है इसमें और इसमें। लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि देसी गाय का, सी देसी गाय हमारे दर भारत का है। भारत के ये भूमि पे शायद 10,000 साल या 20,000 साल से हैं, इधर पैदा हुए हैं। दे आर मच मोर इम्यून कंपेयर टू एनी अदर स्पीसीज, राइट? क्योंकि ये जमीन के है। लेकिन ये भी वास्तव है कि लास्ट मे बी 1000 ईयर्स में हम लोगों ने इनकी ब्रीडिंग नहीं की है, उनके बेटर ब्रीड्स हम लोगों ने डेवलप नहीं किए, उनके ब्रीड को हम लोग लूज कर लिए। गिर गाय का एग्जांपल लेते हैं। ऐसे गिर गाय हैं जो 16 to 20 लीटर्स देने वाले गिर भी हैं इंडिया में, बट उसके नंबर कम है। तो आज वो किसान को अवेलेबल है पालने के लिए, कम अवेलेबल है, और जो अवेलेबल है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। तो हम लोगों ने ये जो ज्यादा दूध देने वाले देसी गाय का जेनेटिक्स हम लोगों ने लूज कर लिया, उसको वापस बिल्ड करनी होगी। बट 100% हम मानते हैं कि इसके बेटर गुण है, लेकिन क्या साइंस मेजर कर सकता है? शायद नहीं। साइंस में आई डोंट थिंक उतनी सूक्ष्मता आज है कि वो सारे इसी दूध जो बोलते हैं उसमें 1 लाख मॉलिक्यूल है। दूध काफी कॉम्प्लेक्स है, जस्ट लाइक नेचर ने डिजाइन किया है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, हम शायद फ्यू को समझते हैं बस। तो सारे हम लोग पिक कर सकते हैं, साइंस पर पड़ता नहीं है, लेकिन वो नहीं उसमें नहीं है करके नहीं बोल सकते, राइट? बट साइंस नहीं देख पा रही है बस। तो आप जो पूछे कि क्रॉस ब्रेड काउस और देसी गाय में अंतर क्या है, शायद साइंस नहीं देख पा रहा है। साइंस न्यूट्रिशनली सिमिलरली बोलती है, मैंने से न्यूट्रिशनली फैट शायद सिमिलर है, राइट? आपकी सॉलिड सिमिलर है, राइट? जितने कार्ब्स हैं, जितने प्रोटीन है, वो सिमिलर रेशियो में है। बट उसके अंदर जो सूक्ष्मता है, आई डोंट थिंक साइंस वो लेवल पे है कि वो बोल पा रही है कि बट ये सच्ची है कि जनरली आप देसी गाय का ही देखेंगे, देसी गाय कम डिसीज आते हैं उनको कंपेयर टू यूरोपियन काउ। यूरोपियन काउ नया है इंडियन सॉइल में, इट इज नॉट एज इम्यून एज ए देसी गाय है। बट सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 100% मैं मानता हूं कि देसी गाय अच्छे, बट आज किसान उसके ऊपर एफर्ट लगा के काम करना है, तो उसको अच्छा जेनेटिक्स हमको डेवलप करके भी देना है। उसकी जेनेटिक्स, दूध देने की जेनेटिक्स को बढ़ानी है। किसान क्या देखता है? मैं आज मजदूरी कर रहा हूं तो मेरे को कितना पैसा आ रहा है देखता है। आज देसी गाय कौन कर रहा है? राइटली सो रिचर फार्मर्स कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है। अब शायद कई और जगह पे थोड़ा पैसा बना है, लेकिन मैं देसी गाय को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, देसी गाय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा है? अच्छा। एब्सोल्युटली राइट। अब हमारे मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। इधर हैदराबाद के जो सारे फार्मर्स हैं, सारे फार्मर्स जो देसी गाय प्रोड्यूस करते हैं, हमारे 15 to 16 फार्मर्स प्रोड्यूस ऑल ऑफ आवर देसी काउ मिल्क इन हैदराबाद। सारे हैव अदर बिजनेसेस वेयर दे आर मेकिंग द मनी एल्सवेयर, रियली वांट टू प्रोटेक्ट द देसी काउस, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट। दे आर नॉट लुकिंग एट इसमें मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ,
राइट? बट उसके लिए करते हैं। पुणे हम लोग जो देसी गाय करते हैं। बेंगलुरु में भी हमारा एक फार्मर है अरुण जावा जी करके, वो लोग भी, उनका भी देसी गाय को आगे बढ़ाना है करके उनके लिए, उनकी रीजन से वो कर रहे हैं। पुणे में जो हमारे देसी गाय जो बनाते हैं वो बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है, राइट? एक काठियावाड़ एरिया से, गुजरात में काठियावाड़ एरिया से जो फार्मर्स हैं, बहुत जनरेशंस पहले पुणे एरिया में आके सेटल हुए। एक एक फार्म में 250 गाय रहते हैं, एक एक किसान के पास। पूरा फैमिली, एक 20-25 लोग मिलके गाय का दूध निकालते हैं। ये ट्रेडिशनली बहुत साल से कर रहे हैं पुणे एरिया में। सो ये इधर वैसे फैमिलीज देसी गाय के प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसकी जो दूध प्रोड्यूस के, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमको जेनेटिक्स इंप्रूव करनी है। एज अ कंट्री वी हैव टू, देयर इज नो डाउट दैट उनमें इम्यून जो प्रॉपर्टीज है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, साइंस मेजर करके बोल सकता है, शायद नहीं, बट एविडेंस है सर, जैसे आपने राइटली बताया। yeah. मैं पढ़ रहा था कल रिसर्च करते समय कि 2022 में ऐसा एक हीट वेव आया था इंडिया में, जहां नॉर्थ इंडिया में आई थिंक लगभग 15,000 HF क्रॉस ब्रेड गायज मर गए थे। हरियाणा में था, पंजाब में था। दिस इज माय रिसर्च। एंड देसी गाय को कुछ नहीं हुआ था उस समय, राइट? तो इन अ वे 2 प्रश्न है कि क्या ये देसी काऊ को जो आप ब्रीडिंग बोल रहे हैं, इज इट अ राइट प्रैक्टिस? मतलब आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी रैशनल स्टैंड पॉइंट, क्या ये सही तरीका है? नो ब्रीडिंग में, जब मैं ब्रीडिंग या जो भी बोल रहा हूँ, सी यू पिक स्पीसीज में जो अच्छा दूध जो संतति है उसको आगे बढ़ाओ, राइट? सी अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होते हैं ना, सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब आपको जो सही दूध दर है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ानी है, ताकि फार्मर से अडॉप्ट करे। क्योंकि फार्मर वो वैल्यू, मैं 10 गाय खरीद रहा हूँ तो मेरे एफर्ट के लिए मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ वो देखता है ना। तो वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट? सी इंडिया में कुछ ट्रेडिशंस है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना फॉर एग्जांपल सदर करके एक फेस्टिवल होता है। सदर में क्या होता है, बुल्स का कॉम्पिटिशन होता है, कौन सा बुल अच्छा है। ये फेस्टिवल्स का इंटेंट क्या है? यू पिक द बेस्ट बुल तो यू प्रोड्यूस बेटर ऑफस्प्रिंग, राइट? तो ये यू हैव टू डू दिस, ताकि हमको आप बेटर जेनेटिक्स, हम लोग बीच में ये ट्रेडिशंस को खो गए हैं। ताकि हमारी ब्राजील ने हमारी गिर को ले जाके, इट हैज प्रोड्यूस्ड समथिंग ब्यूटीफुल दैट प्रोड्यूसेस प्रोबब्ली 100 liters ऑफ मिल्क देयर। अच्छा, इंडिया में भी कर सकते हैं। इसके बारे में बताइए, ये क्या है सीरियसली? रिसेंटली लास्ट ईयर एक स्टडी हुआ था कि ब्राजील में 50s में इंडिया से ओंगोल्स, नेल्लोर और गिर्स इंडिया से लेके, आई थिंक महाराजा ने गिफ्ट किया था ब्राजील को। बट वो लोग उसको डेवलप किए, ओवर द लास्ट 70-80 ईयर्स वो लोग डेवलप करके वो लोग ने मीट के लिए कुछ इंडियन ब्रीड्स को डेवलप किया, दूध के लिए भी कुछ इंडियन ब्रीड्स को डेवलप किया। रिसेंटली एक रिपोर्ट था कि आई थिंक वन ऑफ द गिर ऑफस्प्रिंग्स में लोगों ने 100 liters तक मिल्क प्रोड्यूसिंग जेनेटिक्स लेके आए, राइट? सो मैं ये बोल रहा हूँ कि 100 liters ले जाने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट कंसिस्टेंटली 20 लीटर एक गाय दे सकती है या 15 लीटर दे सकती है। देयर विल लार्ज स्केल अडॉप्शन। वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप गारंटीड, मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ बच्चे हैं, व्हेन दे ग्रो अप दे विल गिव 15 liters। आई थिंक आवर फार्मर्स विल लाइन अप टू बाय दोस। तो ये जर्नी करनी है। आई थिंक वी हैव टू डेवलप एंड गेट द जेनेटिक्स देयर। कंज्यूमर के हिसाब से देसी गाय का दूध हेल्दियर माना जाता है? आपने क्योंकि प्राइस का भी बताया था, इसका था शायद कितना 42-43 रुपीस पर लीटर, और देसी गाय का दूध था 60 रुपीस। क्या वो एफिशिएंसी की वजह से है या उसके हेल्थ? एफिशिएंसी की वजह से, कम दूध देती है ना, इसीलिए ज्यादा प्राइस है। बट तो आप कह रहे हैं हेल्थ का ऐसा कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है? 100% बेनिफिट है ना। से कस्टमर को बोल रहे हैं, हम कस्टमर को बोल रहे हैं कि अगर आप ज्यादा पैसा दे पा रहे हैं, दे सकेंगे, अगर इफ यू कैन कंट्रीब्यूट मोर मनी, दिस इज एक्सेलेंट क्वालिटी मिल्क दैट इज अवेलेबल। हम लोग चॉइस दे रहे हैं, राइट? ये दूध का चॉइस दे रहे हैं, ये दूध का चॉइस दे रहे हैं आपको। इफ यू हैव द मनी, please do this, please buy it, right? That is why we are doing it, we are making those options available. तो अगर कंज्यूमर डिमांड करेंगे देसी गाय, आप वो, हमारे पास है, दूध एनफ है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कंज्यूमर्स को कि देसी गाय को आप सपोर्ट कर सकते हैं। 100%।
See, we have enough, milk, and we can expand it, right? अगर पैसा है तो people, if consumers they are there, I think we can produce as much milk, or farmers will produce as much milk. देसी गाइस के सर एक जस्ट ऑफ बीट क्वेश्चन, सारे ब्रीड्स आप जानते हैं, मतलब कौन से ब्रीड्स हैं? मतलब हर स्टेट का मैं सुना हूँ एक अलग ब्रीड होता है, गुजरात का गिर है, ऐसे कौन से देसी गाय के ब्रीड है हमारे देश में? So गिर्स है, साहिवाल है. कौन से स्टेट में, इफ यू कैन टेल स्टेट के हिसाब से? So maybe I'm not an expert, but I'll throw. I think साहिवाल again राजस्थान, गुजरात ये बेल्ट से है. खांकरेस है, from the same area. खांकरेस है. There is south से you have Ongole and Nellore from south. तेलंगाना में उसको महबूब नगर बोलते हैं, वाइट काउ विद अ हम्प. इधर कर्नाटक में हलिकेर है, और तमिलनाडु में कंगायम है, अगेन ब्यूटीफुल, अनदर ब्यूटीफुल स्पीसीज. आई थिंक ईच मलनाड गिद्दा है फ्रॉम केरला. और क्या है, काफी मेजरली स्टेट्स में यही है. और देसी गाय का ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है कि हम्प होता है, हम्प होता है, देसी गाय का हम्प होता है. सी, आप टिपिकली आप यूरोपियन काउस का दो मेजर स्पीसीज है. एक HFs है. HFs आर ब्लैक एंड वाइट काउस, राइट? वाइट काउ विद ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक काउ विद वाइट स्पॉट्स, ये HFs होते हैं. देन सेकेंड इज जर्सीज. जर्सीज आर ब्राउन काउस बट विथ फ्लैट बैक्स, राइट? आपको अगर देखोगे, बोथ द यूरोपियन काउस हैव फ्लैट बैक्स, हम्प नहीं होता है. इंडियन काउस हैव हम्प्स ऑन देम. समझ गया, ये एक आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है. आइडेंटिफिकेशन है. गिर में हम्प इज मोर प्रोनाउंस्ड, साहिवाल में हम्प इज अ लिटिल लेस प्रोनाउंस्ड. आपको ओंगोल और इसमें भी, कंगाया में भी हम्प्स बड़े होते हैं. कुछ में जैसे इसमें हम्प थोड़ा छोटा होता है. ये सब सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, मुझे लगता है यंगस्टर्स और हम लोग कुछ नहीं जानते हैं खाना के बारे में. वी डोंट नो कि गाय दूध कैसे देता है, कौन सा गाय दूध देता है, कितने समय तक देता है, क्या ब्रीड होते हैं. आई थिंक एक अवेयरनेस होना चाहिए, तभी लोग अपने खाना से अटैच हो पाएंगे, तभी लोग बेटर चॉइसेस कर पाएंगे, राइट? जैसे मेरा खुद एक क्वेश्चन है, एक काऊ के दूध में, गाय के दूध में और भैंस के दूध में अंतर क्या होता है? एज अ कंज्यूमर बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं बफेलो मिल्क, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ, तो उससे पहले मैं देसी गाय का भी कुछ थिंग्स करके ये क्वेश्चन में आऊँगा. See, there are, people in India always believed cow as its mother, right? मेरे पास एक डेयरी फार्मर, एक देसी गाय का डेयरी फार्मर आया था. किशोर, आप एक गाय का दूध अलग से दे सकते हो क्या? क्योंकि वो देसी गाय का दूध को मेडिसिनली यूज कर रहा था. उसने बोला था कि मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ, पीपल विद डिफरेंट कंडीशंस कम टू हिम, वो क्या करते हैं कि वो गाय को इनको इंट्रोड्यूस करता है, वो जो कस्टमर हैं जो दूध पीना चाहते हैं, वो गाय के साथ एक बॉन्डिंग डेवलप करते हैं. मतलब द पर्सन एक्चुअली स्पेंड्स टाइम विद द काउ. सो ही सेज द काउ इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इट फॉर हिम, स्पेसिफिकली मिल्क फॉर हिम, टू क्योर ए स्पेसिफिक कंडीशन, क्योर एनी पर्टिकुलर कंडीशन ही हैज. people believe that there is that depth. ये अगर आज साइंस प्रूव कर सकता है क्या? शायद नहीं. बट इतने, हैव अ फ्रेंड अविनाश करके, वो बोलता है कि मैं देसी गाय का दूध पीता हूँ, मेरे को आज तक कोई रेस्पिरेटरी डिसीज नहीं हुआ है. विल साइंस बी एबल टू गो देयर एंड टेल इट? प्रॉब्ली नॉट. आज वो लेवल पे हम लोग शायद नहीं देख पा रहे हैं. 100 साल तक नहीं होगा. मेरा एक मानना है, जस्ट जब कुछ चीज़ गलत होता है या जब कुछ सही होता है, स्पेशली विद रिगार्ड टू हेल्थ, कभी भी एक चीज़ की वजह से नहीं होता है. आई नो स्मोकर्स हु लिव अप टू 95, 98 in Europe. People who are extremely healthy at the age of 25, something happens to them, right? तो हेल्थ के साथ साइंटिस्ट will take a lot of time. तो देसी गाय की वजह से क्या हम कह नहीं सकते? कह नहीं सकते. But I think it's an emotion, it's a trust also. If you trust the process and you do it, I think people have seen benefits, right? And that's why they're so strongly associated. As a dairy player, right? हमारा था कि from the very beginning we always believe choice देनी चाहिए. When we first started, we started as a cow, crossbred cow brand, right? Because that is what I saw in Kollegalla, all the farmers producing. तो मैं वैसे चालू किया. Then people say, अरे तुम
हैदराबाद में वो भैंस का दूध नहीं कर रहे, हम लोग भैंस के दूध से, तो हम लोगों ने भैंस का दूध चालू किया। उसके बाद पीपल सेड अरे देसी का गाय का दूध भी चाहिए, तो हम लोग देसी गाय का। सो टुडे वी डू ऑल थ्री, वी प्रोवाइड दैट चॉइस। हम लोग जब कर्ड बनाते हैं उसमें भी बफलो कर्ड अलग से बनाते हैं, काऊ कर्ड अलग से बनाते हैं, गाय घी में भी तीन तरह के घी करते हैं, काऊ घी, बफलो घी, देसी काऊ घी। So I think we provide this choice. We want customers and we give out this information, right? जैसे मैं अभी अब बोल रहा हूँ ये information, right? So customer को नॉन पार्टिशनल डेटा देनी चाहिए। मतलब आपको मालूम है आप क्या ले रहे हो, सिंपल सी आपको बात। मालूम है ले रहा हूँ, राइट? सी कस्टमर्स के माइंड में कभी कभी ये भी होता है कि डर रहता है, अभी किशोर इतना इन्फॉर्मेशन मेरे को पता नहीं है क्या, तो मैं पहले ए से चालू करता हूँ, पहले एक पॉइंट से चालू करता हूँ कभी कस्टमर में। पहले मिल्क इज प्रोड्यूस बाय मदर फॉर इट्स बेबी, एक माँ एक बेबी के लिए प्रोड्यूस करते हैं। एज ए फूड मिल्क इज अ ग्रेट फूड। आपको फिट हो रहा है कि नहीं, आपको वो चॉइस देखनी चाहिए, बट एज ए फूड इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ फूड, राइट? I mean there can't be anything bad about it as a food, but yeah, आपको ये सुपीरियर है वो सुपीरियर, आपके लिए क्या अच्छा है आप वो चॉइस कीजिए, बट हमारा जॉब है कि इन्फॉर्मेशन देंगे, आप यू मेक द चॉइस। वी वांट टू मेक दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय काउ एंड एक्सटेंड इट एंड गिव इट इन द प्योरेस्ट फॉर्म पॉसिबल टू द कस्टमर विदाउट एडिंग अ लॉट ऑफ टू इट। हमको ये जो प्रोडक्ट जो गाय या भैंस बना रहे हैं उसको हम एज प्योर फॉर्म में कस्टमर को डिलीवर करें। मेक सेंस। अब जो क्वेश्चन है मेरा सर, इफ यू कैन हेल्प मी, प्लीज, गाय के दूध और भैंस के दूध में अंतर क्या होता है? ओके, सी गाय और भैंस दो अलग स्पीसीज है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? टिपिकली आप गाय के बच्चे को देखोगे, इट इज लाइक ए डियर, राइट? इट्स लाइक स्प्रिंगिंग, भैंस के बच्चा इज ऑल्सो दैट, बट probably not as much as a cow's thing. Cows has a there are species difference, right? As in buffaloes they say are hoarders, right? थोड़ा जो खाते हैं वो थोड़ा होड़ करते हैं, दूध में थोड़ा ज्यादा फैट रहता है। तो कल 2-3 दिन पहले मैं जैसे जीसी आया वो एक्साइटमेंट में जो बफलो घी का अंदर बफलो फैट में जो फैटी एसिड चेन लेंथ है उसमें भी अंतर है। So there is difference, right? Fundamentally, there are two different animals. For example, और एक example है गाय का दूध येलो कलर रहता है, येलोइश रहता है, भैंस का दूध इज वाइट इन कलर। गाय जो बीटा कैरोटीन जो रहता है, जो घास में जो बीटा कैरोटीन रहता है उसको बीटा कैरोटीन जैसा ही रखता है, दैट इज वाई गाय का दूध येलो कलर में रहता है। भैंस कन्वर्ट द बीटा कैरोटीन इनटू कैरोटीन, दैट्स वाई भैंस का दूध इज ऑलवेज वाइट इन कलर नो मैटर व्हाट। गाय का दूध रेनी सीजन में जब बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रास रहता है, ज़्यादा येलोइश रहता है, विंटर में थोड़ा कम होता है, समर में थोड़ा और कम होता है। तो फंडामेंटली डिफरेंट है। एज अ स्पीसीज काउ इज अ लिटिल मोर एजाइल, buffalo is a little more slightly more slower that way, right? It's a more of a they say hoarder. गाय साइंस की बात करेंगे तो फीड कन्वर्शन रेशियो बोलते हैं, जो खाता है वो ज़्यादा दूध में कन्वर्ट करता है बोलता है, वो अपने लिए कम रखता है करके बोलते हैं। I know that there are all the other things that you can try. So that is the difference between a cow and a buffalo. अब कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर मुझे तो चाहे गाय भागे नहीं भागे उतना फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए क्या सर डिफरेंस? आपको जो फिट होता है, सी आपकी बॉडी की सुनो, आपको बॉडी आप खा रहे हो, आपको अगर हमें वो सूक्ष्मता है कि यू आर एबल टू सी दोज डिफरेंसेस, ग्रेट, राइट? सो जो आप किससे पैदा हुए, राइट? इफ यू ग्रो अप ड्रिंकिंग गाय का दूध, आप आराम से गाय का दूध पियो। अगर आप पूरा फैमिली फॉर जनरेशंस यू हैव ग्रोन अप ड्रिंकिंग buffalo's milk, have it, right? तो दोनों में हेल्थ बेनिफिट का ऐसा कोई फिर से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सी अगेन हमको यंग पेरेंट्स कॉल करते हैं, किशोर ये दूध दे सकते हो कि नहीं आप? मैं बोला आपको अगर थोड़ा हेवी लग रहा है, थोड़ा पानी आप घर में मिला लो उसमें, अगर हेवी लग रहा है तो यू डू दैट स्मॉल चेंजेस। वी डेफिनेटली रिकमेंड होल मिल्क एज अ ब्रांड। इफ यू आस्क मी, वी डेफिनेटली रिकमेंड होल मिल्क जैसे आता है, without taking anything out. If you can consume it in the whole milk is what I personally recommend to people, right? गाय का दूध जैसे आता है, right? 4% फैट आता है, that is what I recommend. अगर आपको लग रहा है कि फैट ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा आप निकाल लो, मलाई थोड़ा आप निकाल लो सुबह में, या भैंस के दूध में थोड़ा और फैट रहता है, आपको ज़्यादा लग रहा है थोड़ा निकाल लो या थोड़ा, बट वी रिकमेंड जनरली ड्रिंकिंग लीविंग मिल्क एज इज विदाउट टचिंग इट। हम लोग हमारे होल मिल्क जो होते हैं
हम गाय का दूध, भैंस का दूध और देसी गाय का दूध, उसमें वो लोग पैस्चराइज करते हैं बट होमोजेनाइज नहीं करते। पैस्चराइजेशन मतलब क्या है? दूध को गर्म करके ठंडा करो। होमोजेनाइजेशन वो करते हैं, होमोजेनाइज नहीं करते। होमोजेनाइज मतलब क्या है? एक दो सिलेंडर के बीच में दूध को इवन आउट करते हैं, क्योंकि दूध एवरी डे इज डिफरेंट, राइट? आज गाय उसके बच्चे के लिए एवरी डे अलग सा दूध बना रहा है। तो लार्जर डेयरी इंडस्ट्री ने क्या किया है कि अरे एवरीडे दूध अलग होने से कस्टमर्स कॉल करते हैं, आज दूध मोटा है, आज कम पतला है करके होमोजेनाइजेशन करके प्रोसेस करते हैं, उसको दूध को एक जैसा बना देते हैं, पूरा साल भर एक ही जैसा रहता है। हम लोग वो प्रोसेस हमारे होल मिल्क में नहीं करते, क्योंकि वी फील इट इज नॉट नीडेड, सो वी जस्ट डिलीवर मिल्क एज इज, गर्म करके ठंडा करके वो। मैं आई थिंक पहली बार मुझे स्ट्राइक हो रहा है कि एक्चुअल में कितना डीप सब्जेक्ट है दूध। मेरे पास अभी एटलीस्ट 100 फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, एंड आई विल स्टार्ट वन बाय वन, राइट? एक और जो मैं पूरा ये प्रोसेस समझना चाहता हूँ, मे बी विल कम बैक टू दैट आफ्टर दिस थिंग, श्योर। कि पैस्चराइजेशन का जो आपने बोला, होमोजेनिटी का आपने बोला, लोग को भी समझना चाहिए। अभी होल मिल्क है, स्किम्ड मिल्क है, लैक्टोज है, लैक्टोज फ्री है, A2 मिल्क है, A1 मिल्क है। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, लास्ट वाला पॉइंट। मुझे लगता है पर्सनली कि डेयरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कीवर्ड बन गया है A2 मिल्क। आई माइट बी टोटली रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम। ये A2 मिल्क, A1 मिल्क क्या है? इसमें रियली कोई बेनिफिट है? A2 मिल्क को एज अ हेल्थ बेनिफिट लोग पोजीशन करते हैं, am I right, sir? Yeah, see basically सब कहाँ चालू हुआ, राइट? पहले मिल्क होता था। See, I think एक 35-40 years ago, a company called, I think 2 New Zealand scientists, एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन मिलके A2 मिल्क कॉर्पोरेशन करके ऑस्ट्रेलिया में कंपनी खोला पहली बार। और बाय द वे ऑस्ट्रेलिया में कोई देसी गाय नहीं है, राइट? ऑस्ट्रेलिया में वो लोग HF और जर्सी से, और वो लोगों ने क्या बोला कि उनका पहले स्टडी था ये, इसके बारे में अच्छे पेपर्स हैं, आई कैन रिकमेंड रीडिंग, बट उन्होंने कहा कि भाई ये 200 लोगों को मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, और बाय द वे दीज पीपल आर आल्सो ड्रिंकिंग मिल्क। और लोगों ने पहले पेपर लिखा कि दूध पीने की वजह से डायबिटीज और हाइपरटेंशन आ रहा है करके एक पेपर पब्लिश किया लोगों ने। बाद में पेपर गॉट चैलेंज्ड एंड दे लॉस्ट दैट केस, राइट? बट उधर से चालू हुआ, और वो लोगों ने, बाय द वे वी हैव ए वे ऑफ ए टूल टू सीक्वेंस मिल्क इनटू A1 मिल्क एंड A2 मिल्क। ये A1 मिल्क पीने से ये हो रहा है, A2 मिल्क पीने से नहीं हो रहा है करके उन्होंने पेपर पब्लिश करके ये मार्केट करना चालू किया। बाद में दे गॉट चैलेंज एंड दे लॉस्ट दैट केस। अभी आप A2 मिल्क कॉर्पोरेशन का देखोगे काम, their only claim today is it is more easily digestible. I'm just आपको डेटा बता रहा हूँ, राइट? अभी A2 मिल्क कॉर्पोरेशन अभी भी ऑपरेट करता है, और उनका क्लेम टू फेम इज इट इज मोर इजीली डाइजेस्टेबल, दैट इज देयर लेटेस्ट दिस थिंग। बट वहां से चालू का व्हाई डिड इट गेन प्रोमिनेंस इन इंडिया, एक टॉपिक है, हम बात करते हैं उसके बारे में। एंड बट ये A1 एंड A2 जो सेपरेट कर रहे हैं, वो कहाँ सेपरेट कर रहे हैं? यूरोपियन काउस के ऊपर ही वो लोग सेपरेट कर रहे हैं, राइट? एंड कुछ गाय का सीक्वेंस दूध को एनालिसिस करके ये दूध A2 है, ये दूध A1 है, ये पियो, थोड़ा ये बेटर है करके मार्केट करने लगे। दैट इज A1 A2 है क्या सर? सो A1 A2 एक प्रोटीन है। सी मिल्क में क्या क्या है? फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, राइट? रफली आप गाय का दूध लेंगे 4 सोचिए, 4 फैट, 4% फैट, रफली 3.5 to 4 grams of carbohydrate, another 4 grams of protein रहता है। ये प्रोटीन में ये एमिनो एसिड चेन जो होता है, उसमें 67th चेन इन दैट लाइन, प्रोलीन वर्सेस हिस्टिडीन। प्रोलीन होगा तो इसको A2 बोलते हैं, हिस्टिडीन होने से इसको A1 बोलते हैं, इसको AN। So it's a very 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 micro thing, right? And and that's where this study, that's where this originated. And India में क्या prominence हुआ है, right? See 50 years ago we were talking, India didn't have enough milk, and we imported a lot of European cows into India, right? We crossed them with Indian varieties, and that fed the India's, I would say, that is how milk came into India. See, how did India get to enough milk? आप इधर गुजरात में देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे, कर्नाटक में देखोगे, it is really the European crossbred cows that produce good amount of milk of India today, right? So that is how the problem got solved.
बट लास्ट 15 ईयर्स में 10-15 ईयर्स में इंडिया स्टार्टेड लुकिंग एट, अरे हम लोग देसी गाय को तो लूज कर रहे हैं अभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया द नेटिव काउस आर गेटिंग रिप्लेस्ड विद दिस यूरोपियन काउंटर पार्ट्स, राइट? दैट इज हाउ इंडिया में so if you look at buffaloes, for example, buffaloes are all A2 naturally, आपको buffalo में कोई टेस्ट करना है, buffalo as a species is all A2. इसलिए लोग पीते हैं वो A2 सोच के। donkey milk is A2, camel milk is A2. All the zebu cattle of India and cattle of Africa, all the native cows of India and the native cows of Africa are all A2s. Right? So that is when people said, okay, A2 or desi cow, that is how got associated. India wanted to protect its desi cows. And by the way, A2 is a word recognized throughout the world now. Correct. A2, and that is how A2 and desi. In fact, we should actually separate A2 and desi. क्योंकि उसका डेटा लास्ट में क्या आएगा पता नहीं है हमको. देसी काऊ में होता है A2? See, all buffalo is A2. All desi cow is A2. Right? Long time I'm saying desi cow should stand on its own, because desi cow agar superior hai to not just because of A2 probably, right? It has a whole bunch of other things, right? Probably immunity, all of these things for which desi cow should stand out, right? But A2, why did it gain prominence? A2 and desi got associated together because A2 was being marketed as superior. By the way, desi cows also produce A2 milk. That is how A2 and desi probably has a lot more than A2 is what I'm trying to say, right? But yeah, that's where it all started, and your European cows, as I was saying, produce a mix of A1 and A2. So, for example, आप European cows में भी देखोगे, HFs maybe a little more A1 है. Jerseys, 85% of jerseys they say are A2s actually. Jerseys में भी कुछ A1s है, but good number of jerseys are A2s. So that is where this A2 testing, when A2 Milk Corporation started, ये लोग इसके लिए ये sequence करने लगे A2 को, right? But India में देसी को naturally are A2s. आपके अनुसार सर, हाँ, क्या मुझे फर्क पड़ना चाहिए, मैं A2 ले रहा हूँ, A1 ले रहा हूँ, एज अ कंज्यूमर एंड एज अ ब्रांड आपका स्टैंड क्या है इस पे? बहुत सिंपल सा मैं एक मैसेज पूछना चाहता हूँ. आप अगर if you are able to afford देसी cow milk, definitely do it. It's a little more expensive, but if you are able to afford it, absolutely have it. You are both supporting Indian cow as well as, getting to great quality milk. समझ गया. ओके, डन. आई थिंक एक पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट जिसमें मैं टच बेस करना चाहूँगा, वरना बहुत सारे लोगों का भी क्वेश्चन उठता है, इज़ द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेयरी फार्मिंग. बहुत रिसेंटली आई थिंक लाइमलाइट में ये आने लगा है कि डेयरी फार्मिंग में इंडिया में बहुत सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं. उस पर मैं डिटेल में जा सकता हूँ, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फोर्स्ड प्रेगनेंसी, फिर गाय को एक तरीके से एक प्रोडक्शन मशीन बना दिया जाता है. एंड जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है, उसके बाद क्या, गाय का आपने खुद बताया कि जो दूध वो देती है वो अपने बछड़े के लिए देती है, बट वो बछड़े का दूध तो हम ले लेते हैं, फिर उस बछड़े का क्या? तो ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो मेरे भी हैं सर. आई डोंट हैव आंसर्स टू दिस. अब आप कर रहे हैं, आई एम श्योर यू हैव अ बेटर इनसाइट इनटू दिस. क्या ये रियलिटी में होता है? Okay. See, first, maybe ये sequentially लेते हैं. See, first, as a food, दूध. If you look at दूध एक superior quality food है. It's a great source of nutrition, right? A baby is able to survive just on milk. Just दूध पीने से a baby is able to survive just for next 1 year. The उतना superior quality food है, right? अभी so you're talking about, whether it is, specifically a question है cruelty है क्या इसमें, right? क्रूएल्टी भी है, जैसे आपने दूध का ही बताया, बच्चे का है. हाँ. तो मैं जो समझा हूँ, जो जब गाय प्रेग्नेंट होती है तो वो दूध अपने बछड़े के लिए देती है, लेकिन वो दूध तो हम ले लेते हैं, है ना? फिर उस बछड़े का क्या? तो अगर अगर दूध एनफ दूध प्रोड्यूस कर पा रही है ताकि उसके बच्चे के लिए भी है और थोड़ा हम भी ले पा रहे हैं, वी फील इट इज ओके, राइट? दैट इज आवर स्टैंड. हम लोग जब जनरली प्रोपोनेंट भी करते हैं, बच्चे टिपिकली ड्रिंक्स फ्रॉम इट्स मदर फर्स्ट, उसके बाद हम लेते हैं. अगर वी आर एबल टू डू दिस, राइट, हम लोग गाय को
देख सकते हैं, उसके देखभाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम भी थोड़ा खा सकते हैं। तो ये हमारे पोजीशन है कि ये ठीक है। बट क्या रियलिटी में ऐसा हो पाता है? द आइडिया इज दैट, राइट? द आइडिया इज, सी आप अगर एक सिचुएशन है, अगर आप ये आज सोचिए, आप ये रियलिटी है, अगर वो रियलिटी सच्ची नहीं है, उसको बेटर करना है ना। सी हमको एज अ नेशन ऑल्सो, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ यू से देयर इज अ प्रॉब्लम, यू हैव टू इसकी सॉल्यूशन ढूंढनी चाहिए। हाउ डू यू मेक इट देयर? द फर्स्ट थिंग टू डू इज पुटिंग मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ ए फार्मर। सी मैं एक 100 ईयर्स जाता हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर कैसे थी? वी टुक केयर ऑफ आवर काउस, हम लोग अपने गाय को अच्छा से देखते थे, अभी भी देखते हैं, आई फील, और फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। दे टेक केयर ऑफ अस, वी टेक केयर ऑफ देम। दैट इज हाउ इंडियन एग्रीकल्चर ऑलवेज बीन। वी नेवर, इंडिया में कभी भी 10,000 गाय या 1,000 गाय की फार्म्स कभी भी नहीं थी। हम लोग देखते थे, उनकी देखभाल करते थे, और उनसे थोड़ा बेनिफिट हम लोग लेते थे। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वी हैव डन दिस, राइट? वी हैव नेवर, देवर हमारी इंटीग्रेटेड, हम लोग इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर करते थे। सही बात। we were helping each other, we took care of them, they also took care of us, right? एक I mean there's one story, right? राठी गाय, आप मैं नाम के लिए याद रखता हूँ, मैं राठी का नाम नहीं याद है। राठी फॉर एग्जाम्पल गाय, आई थिंक इट इज राठी, जब पीक समर होती है, खाने की, घर में खाने के फूड नहीं होता था, राठी गाय चली जाती थी, इट्स घर से बाहर चली जाती थी, डिजर्ट में चले जाके, इट यूज्ड टू टेक केयर ऑफ इट्स, आई डोंट नो हाउ, बट जब दूध देने को आती थी बारिश के बाद, तब वापस घर उनके ओनर के पास आते थे। इतना ट्रेडिशन था, राइट? काउ इज लॉट मोर, राइट? दैट इज व्हाट वाज द ट्रेडिशन। आइडियली द गोल इज we put more money in the hands of a farmer, figure out the right way to produce milk. If you can get, if you can get there, what is see, if you look at, हम लोग अगर हमारे आदमी के बारे में सोचेंगे, राइट, एज अ स्पीसीज हम लोग देखेंगे, वी आर एक्सप्लॉइटेड बाय नेचर ना। सी हम लोग सब कुछ अपने फायदे के लिए करते हैं, राइट? कुछ भी हो, राइट? तो क्यों ना हम ये करते करते थोड़ा उनकी देखभाल करते हैं, हमारा भी देखभाल करेंगे। आई थिंक इट इज फेयर, मैं सोचता हूँ कि ये फेयर है, राइट? बट यस, एब्सोल्युटली एग्री दैट इफ यू पुट मोर मनी, आई थिंक वी विल टेक केयर ऑफ ईच अदर, इज व्हाट आई पर्सनली फील। कमर्शियल, आपने एकदम सही बोला कि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर होता था पहले। हाँ। अब आप 6,000 किसान के साथ हैं। हाँ, छोटे फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स सब हैं, छोटे फार्मर्स हैं। बट आई एम अज्यूमिंग आपके पास आपके यूनिट्स पे अपने भी गायज होंगे। हाँ, कितने गाय हैं सर? हमारे पास एक 70-80 काउस है। दे हैव एक्सेस टू 60 एकर्स ऑफ ग्रास। सही बात। राइट, क्योंकि हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं ना, थोड़ा और पैसा। मॉडल फार्म है, थोड़ा बहुत वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ देम, तो और बेटर फैसिलिटीज है। बट ज्यादातर हमारे फार्मर्स के जो फार्म्स हैं, 5 to 10 एनिमल्स, दैट इज व्हाट दे हैव। बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं। बफलोस के फार्म में 3-4 बफलोस हैं अच्छे से। आई थिंक पीपल स्टिल टेक केयर ऑफ आवर काउस एंड बफलोस। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब हम कमर्शियली कर रहे हैं, जैसे आपने बताया, हाँ। और आपके खुद के फार्म पे भी, मुझे नहीं मालूम अब गाय कितना दूध देती है, बछड़ा को कितना चाहिए होता है, उसमें से हम कितना लेते हैं, हम कितना छोड़ते हैं, राइट? बट क्या रियलिटी में बछड़े को मिलता भी है दूध? सी देखो, हम लोग हम लोग बच्चों को पालते हैं। सी अगर बच्चा दूध पीता है तभी उसकी बॉडी वेट होती है, और नेक्स्ट आके वो इधर मदर बने या बुल बने, तभी व्हेन इट इज एबल टू गेट टू गुड न्यूट्रिशन। तो ऐसे नहीं है कि बिना खाना एक काफ बड़े हो जाएगा और विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट? बिकॉज इफ यू वांट देम टू बी प्रोडक्टिव, a cow or a buffalo in the next 3 to 4 years, उनको अच्छा खिलाना है। You have to take very good care of them. मैं ये भी पढ़ रहा था कि आई डोंट नो, स्किम किया था, I'm not sure, Yeah. कि अमूल ये बछड़ों के लिए अलग से कोई प्रोडक्ट बनाता है ताकि दूध उनको मिले। Is that true? See again, calf replacers है। Calf replacers, yes. See हम लोग, we are not, maybe dairy industry probably would not, the larger, development, not like it. हम लोग कभी नहीं push किया उसको। We feel, drinking from their mothers is better, right? हमारे farms पे at least first the calf drinks from its mother, last में फिर last में फिर से पीती है, starting में पीते हैं, फिर last में हम निकालने के बाद फिर से last में भी पीते हैं। बीच में see first
स्टार्ट कर बच्चे पीती है, उसके बाद हम लोग दूध निकालते हैं फॉर मिल्किंग, देन लास्ट में फिर बच्चे पीती है, राइट। समझ गया। And एक और जो लोग के प्रश्न होते हैं रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम बात करते हैं, मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था कि ट्रेडिशनली गाय, देसी गाय का भी या मोस्ट गाय का लाइफ ज़्यादा लंबा होता था। अभी क्लाइमेट चेंज के कारण एंड ऑल्सो ये जो फोर्स्ड प्रेगनेंसी हम नॉन स्टॉप कराते रहते हैं, उसके भी कारण उनका लाइफ साइकिल कम हो गया है। ओके। एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आई एम अज्यूमिंग सफरिंग होता होगा एक प्रकार से, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड एंड आई वुड टेक, let me know if this is too much. Again, yeah, these are controversial topics, right? But you can interpret it any कैसे भी तरह interpret कर सकते हैं. See, I'll just give you our first farm का example, right? So हम लोग जब पहले फार्म किए थे, 20 गाय से जब चालू किए थे, हम लोग 20 गाय थे, बुल नहीं था, कोई भी बुल नहीं था, क्रॉसिंग करने के लिए बुल नहीं था. हम लोग सोचे कि हीट में आएंगे तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, बट पूरे गाय कोई भी गाय हीट में नहीं आई थी, मतलब क्रॉसिंग के लिए रेडी नहीं हुआ था. तो हम सोचा क्यों नहीं हो रहा है, 6 महीने हो गया हीट ही नहीं आ रहा है. तो एक बार हमारे डॉक्टर ने बोला, यंग डॉक्टर था रवि सर, एक बुल को लेके आते हैं, राइट. जैसे बुल आया 15 दिन में सारे गाय हीट में आए. See, जो natural है, right? See, the intent of artificial is if you have a great quality bull that is able to give good quality offspring, fantastic, right? And for example, हमारे पास जो बुल थी, हम लोग रोटेट करते थे, फार्मर फार्म्स के पास जाता था, उधर वो लोग 15 दिन खिलाते थे, देन किसी और के फार्म पास जाता था. ये ट्रेडिशन पहले होती थी. आपके बुल जो होता है, एक दो अच्छे क्वालिटी बुल्स होते थे, एक फार्म में नहीं रहती थी, एक फार्म में कुछ दिन रहे तो नेक्स्ट दूसरे फार्म घूम के आते थे, राइट. तो ऑल ऑफ दिस प्रैक्टिसेस है. हमारे फार्म के पास 3 बुल्स है अभी भी, राइट. तो आई थिंक इसके साथ साथ इफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन गेट यू बेटर क्वालिटी प्रोजनी, राइट, इट इज अ टूल अवेलेबल फॉर यू, राइट. क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा ईल्ड्स कम है. अभी आप देखो NDR है, नेशनल डेयरी, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन फॉर एग्जांपल साहिवाल गाय. वो लोग के पास हाई क्वालिटी साहिवाल अगर सीमन अवेलेबल है, राइट, इट मेक्स, आई मीन वी फील इट इज ओके फॉर अ फार्मर टू टेक इट, गेट टू बेटर क्वालिटी ऑफस्प्रिंग. सी हम लोगों ने एक आई वुड से एक 500 700 800 ईयर्स का हम लोग वी हैव नॉट डेवलप्ड आवर ब्रीड्स. ये टाइम को कैसे हम लोग शॉर्टन कर पाएंगे, राइट. वी नेचुरली डोंट हैव ग्रेट क्वालिटी cows that produce good milk, right. इसको हम how do you get to that? ये शॉर्टन करती है बस ये इसको, राइट. आपको अगर उसके बाद भी आप ये करने के बाद भी आपको 4 साल का, आई नो इट इज प्रॉब्ली अ टेक्निकल वे ऑफ सेइंग दिस, बट ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है. अगर ये फेयर है, लाइक अगर आपका गाय दूध, आप एक अदर और मोरली अदर क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ. गाय दूध नहीं दे रही है, बहुत कम दूध दे रही है, 2 लीटर या 3 लीटर. सी आप 15 लीटर क्यों बोल रहा हूँ, राइट. मैं 15-20 लीटर, अगर उसके बच्चे एक 4 लीटर भी देती है, 4 लीटर भी पीती है, उसके बाद भी आपको एनफ मिल्क अवेलेबल है खुद के लेने के लिए. बट 2 ही लीटर दे रहा है, 3 लीटर दे रहा है गाय दूध, वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है, बाकी किसी को देने के लिए सफिशिएंट नहीं. तो क्या होता है, किसान कितना देर तक लेके, जैसे मोरल क्वेश्चन नहीं है आपकी. आप किसान को बोलोगे कि आप मोरली राइट थिंग करो, वो कितना देर तक कर पाएगा. तो आइडिया इज इफ यू कैन गेट टू काउस वेयर यू डोंट हैव टू क्वेश्चन योर मोरालिटी ऑल द टाइम, इफ यू कैन गिव हिम अ लिटिल मोर मिल्क, लेट द काफ ड्रिंक मिल्क, दे विल नेचुरली गाय को शायद देखभाल अच्छा से कर पाएंगे वो लोग. rather than you're forcing you're giving them a moral dilemma. You don't वो करना नहीं चाहता है, बट अगर दूध ही नहीं दे पर तो कैसे पालेगा उसको. एक और आई थिंक लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू चेंज एंड दिस टॉपिक विद, आई थिंक ये 2 पॉइंट आप बोले, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, काफ़ी हद तक हम समझ सकते हैं, यू हैव फेयर स्टैंडिंग्स, फेयर पॉइंट्स. बट एक जो दूसरा चीज़ है कि अगर मेरा मेल काफ आया नंबर 1 हो, और दूसरा मेरे गाय दूध देना बंद कर दी, उसके बाद क्या. हाँ. मैं जो सुना हूँ कि मुझे कोई बोल रहा था,
या फिर जो वीगन एक्टिविस्ट होते हैं उनका स्टैंड है कि विदाउट स्लॉटर और विदाउट किलिंग द काउस डेयरी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। ओके मेरा मानना है कि एथिकल डेयरी फार्मिंग करने का तरीका होगा, हाँ राइट? सो व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन जब आपकी गाय दूध देना बंद कर देती है, जब आपका मेल काफ हो, तो एज अ कमर्शियल डेयरी फार्म आप कैसे हैंडल करते हैं? सो हमारे फार्म्स में वी डोंट सेंड देम टू स्लॉटर हाउसेस। हमारे फार्म में हमारे खुद के जो हम लोग फार्म्स रन करते हैं, बट सी ये रियलिटी है, राइट? सी फॉर एग्जांपल इंडिया में एंटी काउ स्लॉटर लॉस है, दैट यू कैन नॉट स्लॉटर अ काउ। इंडिया में लॉ है, राइट? बट और ऑल माई फार्मर्स कंप्लाइंग विद इट, वी डोंट नो दैट। Buffalo you can Buffalo में buffaloes go for slaughter. That is why people are adopting buffaloes, because it is a way around for them. Because this is a dilemma, right? All of them have this dilemma. क्या ये रियलिटी है। ये रियलिटी है buffaloes, में ये है buffaloes में after this thing है, they go to slaughter houses. हमारे में फार्म में जो भी है, गाय या भैंस है, हम लोग they live to the end of their lives. We have enough land and space where we bury them, that we don't have to do this, right? But ये reality है। ये सही बात है क्या कि अगर स्लॉटर हाउस नहीं भेजे तो ऑपरेशनली चल नहीं सकता है फार्म? A farmer is losing certain, see आज आप there's a certain value that the farmer makes that is not recovering, so is in a position that he is able to forego that, right? So it I can propound anything, but that is the reality of it. Is he able to, does he get that money right today that he can Last, I think one topic which I want to touch base on is the actual realities डेयरी फार्मिंग के जो होते हैं। आज बहुत सारे यंगस्टर्स शायद ये पॉडकास्ट देख के स्टार्ट करना चाहेंगे या फिर कॉर्पोरेट अपना छोड़ के इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, राइट? जैसे हमने पहले भी कहा, आज बहुत सारे प्लेयर्स हैं डेयरी फूड इंडस्ट्री में। क्या यहाँ पे आज भी अपॉर्चुनिटी है इन डेयरी फार्मिंग बिजनेस? See, I mean, integrated dairy is a great way, right? And आपके farm में animals form an integrated part of the farm ecosystem, right? So that way, dairy farming is a beautiful experience. And absolutely there is enough, because there is milk provides all the vital nutrients. So I mean, every town, every tier 2 town, every tier 3 town, every city, I mean, there's enough demand for it. We feel that there is room, right? But it is not, but it is, you're also, but ये आप एक लाइव एनिमल के साथ काम कर रहे हो, तो इसमें एफर्ट लगते हैं। यू हैव टू वर्क विद देम वेरी क्लोजली, यू हैव टू अंडरस्टैंड। जमीन पे काम करना पड़ता है, 24/7 है, दूध हर दिन आता है, राइट? सुबह शाम हर दिन आता है, तो वो कमिटमेंट देनी चाहिए। इट्स नॉट एक दिन का, एक दिन में आप ये हो जाओगे, वो दिन। यू हैव टू गिव योरसेल्फ एटलीस्ट, आई वुड से 7 to 10 years, or if not more. Stick to it. There is room to grow, there is room to make happen, there is enough opportunity, but what you have to, ये टाइम देनी चाहिए इसमें। टाइम देना, आई थिंक वो काफ़ी कॉमन एक पॉइंट है, सब लोग कहते हैं। दूसरा, मैं ये सेक्शन को थोड़ा कंसाइज करना चाहता हूँ कि अगर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करना हो किसी बिगिनर को, जैसे आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया 20 गाय से, आज आप एक अच्छे स्केल पे हैं, बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होना चाहिए डेयरी फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? मैं पहले चीज़ ये बोलता हूँ कि पहले मार्केटिंग वाला पोर्शन पहले फिगर आउट करो, राइट? मोस्ट पीपल क्या करते हैं कि मैं फार्म लगाऊंगा करके स्टार्ट करते हैं। सी डेयरी फार्मिंग एक्चुअली एक तीन इंडस्ट्री है। एक प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विच इज सुपर कॉम्प्लेक्स, राइट? एक गाय भैंस को अंडरस्टैंड करना है, पूरा समझना है, ये आसान नहीं है। एवरी डे उनमें क्या डिसीजेस होंगे, ये बहुत इंटेंस फील्ड है। सेकेंड पार्ट इज उसको क्या करोगे, चिल करके कस्टमर को देना, प्रोसेस करना या बेसिक हीटिंग कूलिंग ये करना है, सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट इज सेलिंग इट। ये तीन अलग सी इंडस्ट्री से, वेरी फ्यू पीपल डू ऑल थ्री। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप पहले ट्राई द मार्केटिंग पार्ट। आप प्रोडक्शन पार्ट कभी भी कर सकते हो। अगर आप मार्केटिंग पार्ट, इफ यू वांट टू राइट,
सो अभी ना इधर मैं एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। आप पूछ रहे थे ना फार्मर कितना कमाता है, राइट? मैं बोल रहा था कि 30 रुपीज़ 32 रुपीज़ प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं, फार्मर 40 रुपीज़। ए लार्जर डायरी इंडस्ट्री उतना भी नहीं कमाता है, इंक्लूडिंग अस, राइट? प्रॉब्ली एक 5 रुपीज़ होती है लार्जर डे आफ्टर ऑल ऑफ दैट, राइट? तो सो आप प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे फोकस करोगे, मतलब मैं प्रोड्यूस करके मैं सबसे बेस्ट प्राइस में प्रोड्यूस कर पाऊंगा, उस पर फोकस करोगे, या मार्केट करके उसको ये रियलाइजेशन लेके आऊंगे अपनी। व्हाट इज योर प्ले, व्हाट इज इट दैट यू आर कंफर्टेबल, पहले समझनी चाहिए। तो व्हाट इज सेज, अगर आप मार्केट को ये करना चाहते हो, तो मैं बोलता हूं कि आप आपके जो जाने पहचाने एक फार्मर है, उनके पास जाओ, उनको आप थोड़ा बेटर प्राइस दो, उनके दूध लेके आप मार्केट करके देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। पहले एक टिक हो जाता है। अगर आप कर पा रहे हो, परफेक्ट है, देन it is up to you if you want to add more farmers and do this, but give that guarantee to the customer, right? Customer जो value देख रहा है वो दे पा रहे हो कि नहीं as you work with these farmers, you know, आप बेच पा रहे हो तो you can also add your own farm to it, right? So पहले मेरा जनरली रिकमेंडेशन क्या होता है, आप फार्मर के साथ आप मार्केट करना चालू करो पहले, right? Try and see if you are able to talk to your customers, give that value, take 1 or 2 farmers, model farmers, उनको लोन दो, आप उनसे खरीदवाओ, उनसे करवाओ प्रैक्टिसेस, ये प्रैक्टिस में मिल्क प्रोड्यूस करना है, ये कंडीशंस ले, सिस्टम बिल्ड करो और ये मार्केट करो। there are other farmers में से मेरे को वो नहीं करनी है, I'm very comfortable, I want to do only farming, मेरे को इधर efficiency build करना है, then I would say, you know that you're not comfortable here, then you work on the efficiency, you build a farm that will give you एक enough scale दे आपको, इसके ऊपर काम करो, and then focus on it and get to that the maximum realization in terms of कैसे animal का choice होना चाहिए ताकि आपको enough milk आए, तो you get that efficiency out। ये दो avenues है। आई थिंक जो मैं समझा हूँ सर कि एक्चुअल जो पैसा या जो भी आप मार्जिन का बात कर रहे हो दूध में तो बहुत कम होता होगा, हाँ, असली आपका वैल्यू एडिशन वाले प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत बिजनेस बन सकता है, हाँ। वहाँ पे फोकस है, राइट? मैं बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट 2 या 3 प्रोडक्ट के साथ खुद भी विजुलाइज करना चाहता हूँ। आपने जो स्टार्टिंग में बताया चिलिंग से लेकर के फिर होमोजेनियस प्रोडक्ट में भी सेड विल गेट बैक टू दिस, तो 2-3 डेयरी प्रोडक्ट का उदाहरण लेते हैं, शायद दूध हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, उसका एक जर्नी विजुलाइज करा सकते हैं यूज़र को, फार्म से लेके एंड टू एंड क्या क्या टेक्निकल प्रोसेस होते हैं वैल्यू एडिशन में। हाँ, सो दूध से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो दूध में हम लोग होल मिल्क से हम लोग चालू किए। होल मिल्क मतलब दूध जैसे आया वैसे, राइट? गाय 4.2% फैट का दूध देता है, वैसे गरम करके ठंडा करके कस्टमर को पहुंचाना है पैकेज करके। सो दिस इज मिल्क। गरम करके ठंडा करके वो मतलब चिलिंग, सबसे पहले तो चिलिंग कराना होता है, सबसे पहले चिलिंग क्या करता है, सेफ्टी देता है कर आपको। देता है, दूध सेफ है। उसके बाद एक्चुअल पैस्चराइजेशन जो प्रोसेस है वो हीटिंग प्रोसेस होता है। वो होता क्या है पैस्चराइजेशन? पैस्चराइजेशन मतलब पहले रॉ मिल्क में जो अंदर जो बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, उसको मारने के लिए दूध को एटलीस्ट 72 डिग्रीज के ऊपर, राइट, 65 डिग्रीज के ऊपर भी पैस्चराइजेशन हो सकता है, बट लुइस पैस्चर ने जैसे बोला था कि 72 डिग्रीज को गर्म करने से टीबी बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ये कुछ बैक्टीरिया मारने के लिए वो टेम्परेचर पे लेता है, 72 to 75 डिग्रीज पे ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। उसके बाद फिर 4 डिग्रीज पे लेके आना होता है। दूध में हमेशा 4 डिग्रीज पे रखना होता है। सो 72 डिग्रीज ले जाके 95% ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ बैक्टीरिया मर जाते हैं। उसमें बैड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, थोड़ा गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। मेरा यही क्वेश्चन है, गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, बट यही है कि देयर इज एनफ बैक्टीरिया लेफ्ट दैट दे विल ग्रो बैक। बट गुड बैक्टीरिया का संख्या इतना नहीं है कि वो हमारे बॉडी में कुछ खराब कर सकते, क्योंकि ओनली केवल 5%। गुड बैक्टीरिया तो बॉडी को चाहिए, गुड बैक्टीरिया वो फिर ग्रो हो जाता। ऐसा कोई तरीका है कि मैं गुड बैक्टीरिया बढ़ा सकता हूँ अपने दूध में और बैड बैक्टीरिया हटा सकता हूँ? सो टिपिकली हम लोग जो दही फर्मेंटेशन वो सब करते हैं ना, तो कल्चरिंग गुड बैक्टीरिया, राइट? सो फर्मेंटेशन प्रोसेस, बटर मिल्क, कर्ड, ये प्रोसेस में आप
अच्छे बैक्टीरिया को जो बॉडी के लिए चाहिए उसको ग्रो कर रहे हैं. So that's why Ayurveda typically says, typically curd is even better than milk करके बोलते हैं ना, क्योंकि he has all the benefits that you have in milk plus more. तो ये मेरा दूध का हो गया, पैस्चराइजेशन करके मैं होल मिल्क सप्लाई, इसमें और कुछ प्रोसेसिंग नहीं होता है. प्रोसेसिंग नहीं होता है. स्किम मिल्क क्या होते हैं? अगर आपको बिना फैट का दूध चाहिए, मेरे आप चाय बना रहे हो, आपको फैट की जरूरत नहीं है, आपको फैट पसंद नहीं है, तो हो सकता है कि आपको पूरा स्किम मिल्क, पूरा मतलब दूध का जो पूरा मलाई निकाल के जो बाकी जो बचा है उसको स्किम मिल्क बोलते हैं. वो स्किम मिल्क हो गया. मलाई मतलब पूरा फैट निकाल दिया. दैट्स स्किम मिल्क मतलब टोटल. फैट कैसे निकालते हैं आप? सो सी फैट पैस्चराइजेशन इसमें भी होता है, फिर चिलिंग हो गया, फिर हीटिंग हो गया. हाँ. सो फैट निकालना का एक प्रोसेस है. सी घर में आप कैसे निकालते हैं? गर्म करने से फैट निकल जाता है, ठंडा करने से फैट निकलता है, या ये करने से, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है. इसको हम ये कहते हैं ना, छिलकना बोलते हैं, छानना, राइट? छानने से भी फैट निकलता है. सी इनफैक्ट आप जो भी करने का कोशिश, फैट बाहर आने का कोशिश करता है. तो इंडस्ट्रियली क्या करते हैं, बहुत थिन प्लेट्स होते हैं, ये थिन प्लेट्स के अंदर से दूध जाता है. उस प्रोसेस में छानने जैसा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होके दूध एक तरफ हो जाता है, फैट एक तरफ आ जाता है. वैसे फैट निकाल के जो आता है उसको स्किम मिल्क बोलते हैं. स्किम होल मिल्क हो गया, स्किम मिल्क हो गया. इंडस्ट्री में आपको टोन मिल्क भी दिखता है, राइट? टोन मिल्क क्या होती है? आप डेफिनेशन, होल मिल्क मतलब जैसे है वैसे, राइट? उसके बाद क्या आता है? फुल क्रीम मिल्क. फुल क्रीम मिल्क मतलब 6% फैट. टोन मतलब एक मात्र फैट निकालना. टोन मिल्क मीन्स 3% फैट. डबल टोन मिल्क मीन्स 1.5% फैट. 2 बार टोनिंग कर दिया हम लोगों ने. टोनिंग मतलब स्लिमिंग ना. होल मिल्क 6, टोनिंग 3, डबल टोनिंग 1.5, स्किम 0, बट सच्ची में 0 नहीं आ सकता है, तो लेस देन 0.5% लिखते हैं. और ये सबका प्रोसेस सेम होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल वाला. सेंट्रीफ्यूगल वाला कितना फैट निकाल रहे हो उसके बेसिस पे वो ये करते हैं. समझ गया. वाह, मतलब काफ़ी कुछ है. एंड एक जो मैं समझना चाहता था, आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, हाई प्रोटीन मिल्क, हाई प्रोटीन पनीर. ये कैसे बनता है? ये एक्चुअल में होता है कि? हाँ. देखिए, सो दूध में इंग्रेडिएंट्स फिर से बात करते हैं. फैट, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है वो लैक्टोज है, राइट? एंड देन नेक्स्ट इज प्रोटीन. आप अगर देखोगे 1 लीटर 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क में 4 ग्राम प्रोटीन रहता है. मतलब 1 लीटर में 40 ग्राम प्रोटीन नेचुरली रहता है. और प्रोटीन में फिर से 2 पार्ट्स है. एक केसीन है, दूसरा वे है. 80% केसीन होता है, 20% वे होता है दूध में, राइट? तो ये हाई प्रोटीन मिल्क अभी जो बन रही है, न्यू प्रोसेस, ये एक नए टेक्नोलॉजी से बन रहा है. इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ये एक मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, जस्ट लाइक आरओ. अब आरओ वाटर कैसे होता है? एक मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है. तो पहले कहाँ से चालू करते? फैट निकाल देते, जो मैं बोला क्रीम सेपरेशन, जो फैट निकालने का प्रोसेस पहले कर लेते. तो आपके पास स्किम मिल्क आया. अब इसमें क्या बचा है? फैट निकल गई. क्या बचा है? कार्बोहाइड्रेट, जो लैक्टोज बचा है, प्रोटीन बचा है. नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो मेम्ब्रेन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो मेम्ब्रेन है, वो लैक्टोज मॉलिक्यूल को फिल्टर कर देता है. मेम्ब्रेन क्या होता है? एक सीव जैसा है. इसमें से आप दूध को डाल रहे हो, ये मेम्ब्रेन पूरा लैक्टोज मॉलिक्यूल्स को रोक देता है, राइट? तो नीचे जो आया उसमें प्रोटीन है. कितना प्रोटीन है? 1 लीटर में 10 ग्राम का प्रोटीन. 1 लीटर में 40 ग्राम्स का प्रोटीन है. सो 250 में कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए. थोड़ा और पानी निकाल देता है, तो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो गया, राइट? सो दैट इज हाउ ये 250 ml बॉटल में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वैसे आ रहा है. इट्स एन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी. एंड इसमें थोड़ा स्वीटनेस आता है. आप टेस्ट किए होंगे तो थोड़ा स्वीट रहता है. वो स्वीटनेस कहाँ से आता है? कोई भी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी 100% एफिशिएंट नहीं होती है. तो थोड़ा लैक्टोज जो बच जाता है उसको खाने के लिए एक लैक्टोज एंजाइम देते हैं. वो लैक्टोज एंजाइम
वो जो बचा हुआ लैक्टोज को, जो छोटा छोटा बहुत जो बच जाता है, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में स्प्लिट करता है. उसके वजह से थोड़ा स्वीटनेस आता है. सो बट व्हाट यू हैव व्हेन यू सेज हाई प्रोटीन मिल्क, इट इज फैट फ्री, लैक्टोज फ्री, हाई प्रोटीन मिल्क, बट स्टेबल नहीं है. दैट इज वाई इसका शेल्फ लाइफ कम होती है. ज्यादा दिन क्यों नहीं रहता है? क्योंकि दूध जो नेचुरली स्टेबल है, उसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है. आपने फैट निकाल दिया, कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दिया, तो बाय इटसेल्फ इफ इट इज इफ इट डजंट हैव एनी प्रिजर्वेटिव, इट शुड नॉट हैव अ लार्ज शेल्फ लाइफ, बिकॉज केवल प्रोटीन ही बचा है उसमें, सब कुछ निकाल दिया. तो ये प्रोसेस से बना जाता है. एक आखिरी सवाल ऑन दिस टॉपिक. अभी सर मैं छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, डे 1 पे तो शायद ये सब नहीं कर पाऊंगा. हाँ. कुछ समय लगेगा, है ना. मानो मैं अच्छा कर रहा हूँ 2-3 साल तक, अब मुझे स्केल करना है, मुझे प्रोसेसिंग भी करना है, घी बनाना है, हाँ. दूध के अलग अलग जो आपने सिखाया वो सब बनाना है, हाँ. ये हाई प्रोटीन बनाना है. इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ. अलग अलग हर चीज़ के लिए होता है या कॉमन होता है? मुझे बस बेसिक्स में अगर आप समझा सकते हैं, हाँ. इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और क्या क्या अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर करना होता है. एक चिलिंग हो गया जो मैं समझा हूँ अभी तक, सो जस्ट टू गिव यू, हाँ. चिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद होता होगा, हाँ. फिर वो सेंट्रीफ्यूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता होगा. हाँ. ऐसे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं अलग? देखिए, आज जब मैं चालू किया हूँ से अब जो सिचुएशन है, काफ़ी कुछ थिंग्स है. आपको सब करने की ज़रूरत नहीं है. एज लॉन्ग एज आपको कोई पार्टी सप्लाई एश्योर, क्वालिटी एश्योर कर रहा है. सी, इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप केवल घी करना चाहते हो, राइट, किसी से आप ये क्रीम खरीद सकते हो, एज लॉन्ग एज यू नो द क्वालिटी ऑफ क्रीम. बट वो इधर ही दिक्कत है, वो कैसे गारंटी कर रहा है आपको क्वालिटी ऑफ क्रीम? दैट इज वाई हम लोग सब कुछ हम खुद करते हैं. दूध से चालू करते हैं, दूध को टेस्ट करते हैं, क्रीम का क्वालिटी गारंटी करते हैं, देन करस्पॉन्डिंग घी का क्वालिटी एश्योर करते हैं, एंड देन वी से हमारा घी लास्ट स्टेप टेस्टिंग विच इज जीसी, ये भी 100% पक्का पे. बट अगर हाइपोथेटिकली आप केवल हाई प्रोटीन कर सकते हो चाहिए तो, या किसी से स्किम मिल्क खरीद सकते हो, एंड उससे जस्ट ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके केवल हाई प्रोटीन का लाइन भी लगा सकते हो, और केवल घी का लाइन भी लगा सकते हो. हर प्रोडक्ट का लाइन अलग होता है. अलग लाइन होता है. हाई प्रोटीन लाइन अलग है, वो दूध का लाइन अलग है, हाई प्रोटीन का लाइन अलग है. राइट. पास्चराइजेशन क्या होते हैं? एक बेसिक गर्म करने का एक प्लेट हीट एक्सचेंजर, सिमिलर टू रेडिएटर ऑफ ए कार, एक प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है. उसके लिए ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए. गर्म पानी करना है तो एक बॉयलर की जरूरत है. सी, बेसिक मिल्क टेस्टिंग, मिल्क पास्चराइजेशन क्या होता है? पहले हम लोग फर्स्ट ईयर हम लोग केवल रॉ मिल्क बेचे थे. फर्स्ट 1.5 years 4 बजे उठते थे, 4 बजे से 5 बजे मिल्किंग करते थे, 5 to 5:30 हैंड पैकेट करते थे, 6:30 के अंदर कस्टमर को पहुंचा देते थे. राइट. डिमांड बढ़ा थोड़ा, तो 3:30 हो गया, 3 हो गया, 2:30 हो गया, 1:30 उठते थे ताकि कस्टमर को 6:30 तक पहुंचा सके. मतलब बाद में लगा कि ये नहीं कर सकते, तब सोचा कि चिल्लिंग ऐड करते हैं. चिल्लिंग का ऐड करना इंपॉर्टेंट है, पास्चराइजेशन ऐड करना इंपॉर्टेंट है. एक छोटा डेयरी फार्म पहले बेसिक चिल्लिंग से चालू कर सकते हैं. चिल्लिंग के लिए क्या करना है? एज सुन एज दूध अडर से आ रहा है, तन से आ रहा है, इमीडिएटली चिल करने की व्यवस्था. अगर फार्म लेवल चिलिंग स्टेशन लगा सकते हैं. एक 5 लाख के अंदर एक मशीनरी आएगा, फार्म पे आप दूध को चिल करो, देन पैकेज करके कस्टमर के घर बेचो. सबसे पहले चिलिंग लगाना है. अगर दूध से स्टार्ट करना है तो चिल्लिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट इज व्हाट यू कैन इन्वेस्ट अप टू 500 liters ऑफ मिल्क. यू हैव फार्म लेवल चिलिंग स्टेशन दैट यू कैन पुट. फार्म के ऊपर चिलिंग स्टेशन लगा सकते हो. इसको बिना जनरेटर का भी चला सकता है. ये 4-5 घंटे पावर जो रहता है, हमारे फार्म विजिट में दिखाते हैं ये कैसे करना है. बट एक बेसिक इक्विपमेंट जो दूध को 1 घंटा के अंदर 1.5 years अंदर दूध को 37 डिग्री से, तन से जब आता है 37-38 डिग्रीज पे आता है, इसको 4 डिग्रीज पे ले जाके रखता है. ये बेसिक इक्विपमेंट फार्म में रहेगा तो आप ये मिल्क को चिल करके आप बेच सकते हो एज अ स्मॉल बिजनेस. देन इफ यू वांट टू डू द नेक्स्ट स्टेप, आपको दूध का डिमांड बढ़ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप 1000 liters क्रॉस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने जब 300 लीटर के ऊपर गए, तब हम लोगों ने पास्चराइजेशन इक्विपमेंट लगाया, क्योंकि हम बेसिक पास्चराइजेशन 300 लीटर पर आवर का मिल जाएगा आपको, 500 लीटर पर आवर का मिल जाएगा. आपको जो चाहिए वो खरीद सकते. स्केल. उससे पहले पास्चराइजेशन आप नहीं कर रहे थे या कैसा? पहले रॉ मिल्क बेचे थे. फर्स्ट 1 year रॉ मिल्क बेचे, 300 liters पर डे
जब तक आए थे तब तक हम लोग रॉ मिल्क बेचे थे. उसमें बैड बैक्टीरिया भी हो सकता था. सी हाँ, ग्रेट क्वेश्चन. दैट इज व्हाई वी डिड इट, राइट. सी जब 100 लीटर करते हो, सी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आल्सो बॉयल मिल्क इन देयर होम्स. Majority of Indians, right? Very few people drink milk straight out of this thing. तो हम फार्म चालू किए थे, रॉ मिल्क बेचते थे, ठंडा भी नहीं करते थे, रॉ मिल्क एज इट इज विद इन फ्यू आवर्स रॉ मिल्क बेचते थे. उसके बाद लगा कि अरे हम लोग अभी डेली 300 लीटर से ज्यादा कर रहे हैं. Is it a risk? Is there a risk? And we felt like it is a risk that we should not take. So that is when we introduced pasteurization equipment, and we said we will pasteurize milk. So 300 लीटर से then first 300 liters per hour का equipment हम लोगों ने install किया. वो equipment हम लोगों को 3000 लीटर per day तक लेके गए. Then लगा कि ये we are running out of capacity. Then we introduced a 2000 liter per hour. वैसे करके हम लोग scale करते गए. So you can buy this equipment in India for the scale that you want to build for, and then expand scale. एंड लाइकवाइज जो प्रोडक्ट करना है हर चीज का इक्विपमेंट अलग से करते हैं. पनीर का आप अलग से कर सकते हो, दूध लेके केवल पनीर लाइन लगा सकते हो आज, राइट. इफ यू वांट टू बिल्ड जस्ट पनीर, आई वांट टू स्पेशलाइज इन पनीर, 100% लगा सकते हो. एक 10 lakhs के अंदर बेसिक सेटअप लगा के आप बेसिक पनीर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट लगा सकते हो. सिमिलरली दही लगाना चाहते हो, मटका दही बनाना चाहते हो, आप एक बेसिक कर्ड ओनली फैसिलिटी बिल्ड कर सकते हो, एक लाइन बिल्ड कर सकते हो. अंडरस्टूड. ये दूध से स्टार्ट करो यूजुअली, देन डिपेंडिंग आपको बनना क्या है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल लगेगा दूध से चालू करने से. स्पेशलाइज करना है स्पेशलाइज करो, सारा करना है तो एक एक करके करो, क्योंकि पैसा इसमें भी अच्छा खासा लगता है. हाँ. अभी सर बहुत सारे स्टार्टअप्स जो आते हैं, जैसे नाम नहीं लेना चाहूँगा, रेवेन्यूज और बिजनेस काफ़ी स्केल होता है, बट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल कंपनी शायद समय लगता है. हम लोग सर है ना, 2 तरीके के एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में आज हैं. जो ट्रेडिशनल वाले हैं उनको है कि हर साल बुक में प्रॉफिट दिखना चाहिए. दूसरे तरीके है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जिसमें आपका शायद रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, लॉस लेकिन ऑन पेपर दिखता है. एक एस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर या एंटरप्रेन्योर को समझा सकते हैं ऐसा होता क्यों है कि मेरा ईयर ऑन ईयर बिजनेस बढ़ते जा रहा है लेकिन मेरा लॉस शायद है, फिर एक ही बार से मेरा प्रॉफिट शायद स्केल बहुत तेजी से हो जाता है. सी आई मीन traditional businesses, manufacturing businesses, food businesses take time लगती है, right? See, if you look at large dairy players, large food players, they're built over decades, right? Many decades, right? Time लगता है. तो आपको हमारे खुद के जर्नी, हम लोग first 7-8 years हम लोगों ने स्केल किया विदाउट रेजिंग एनी मनी, राइट. खुद के पैसे से खुद के पैसे फर्स्ट 2 साल में सब व्हाटएवर सेविंग सब बिजनेस में चला गया. तो व्हाटएवर मनी, लिटिल बिट ऑफ मनी द बिजनेस वाज मेकिंग, उससे हम लोग स्केल करते गए, धीरे स्केल किया. एक पॉइंट के बाद हम लोग लगा कि ये बिजनेस को लार्जर इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है इफ यू वांट टू डू इट अ लिटिल मोर फास्टर, क्योंकि ये लार्ज इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है. सी यू टॉकिंग अबाउट इफ यू वांट टू बिल्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड बिल्ड करनी है तो वो स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगानी है. इंफ्रास्ट्रक्चर 30-40-50 करोड़ लग जाता होगा. लग जाता है. सी हम लोग 250 विलेज में हैं, राइट. हर एक विलेज में 1.5 लाख बेसिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट है, 20 चिलिंग स्टेशंस हैं, where you have investments of 25 to 50 lakh. चिलिंग स्टेशन आपके विलेजेस में ही होते हैं? विलेजेस के every 20 विलेजेस का एक चिलिंग स्टेशन होता है, right? Again, you have to build them, right set of machinery वो होने. Plus, in addition to that, another 20 chilling stations है हमारे, कुछ farm level पे chilling stations हैं. ये सारे equipment के. Then 2 processing facilities that pasteurization processing भी होता है. हाँ, processing facility पे होता है. See, ये सारे के लिए पैसे चाहिए, right? I mean, when you say quality, there's a lot of depth that we need to build into it, right? तो ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन अच्छा से लगाना है. तो सोचा कि why not need it, right? So the answer is not simple. आपको क्या चाहिए, right? Do you want to build it slowly but gradually? Yeah, you want to build a great world-class company probably with a little more speed versus time. That is I think speed versus money, right? That is where हमारे thought process में ये थी कि I mean, this is
as much as it's a business, right? I mean, but it is a business that we're also trying to do something in a certain amount of time. Thought money will help, right? That's when we decided to raise money and sort of add to it and add a little bit of speed to it, right? But yeah, I mean, today you can build it gradually, steadily, right? And take money when you feel comfortable, right? आपको आपके ग्रॉस मार्जिन्स के ऊपर कंट्रोल है. यू अंडरस्टैंड द बिजनेस व्हाट इट इज. सी हर एक स्केल पे इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है. Our economics when we were small was a little different. When we grew a little bigger, it was different. And थोड़ा थोड़ा change होता रहता है, right? I think understanding that, the nuances of it, right? When you feel that, okay, now I'm ready to take money, I personally recommend, then you take money, right? Right? Sometimes क्या होता है कि you put a lot of money in the upfront, but you don't have control over the top numbers, then थोड़ा मुश्किल है. But I think, yeah, I mean, you are at it. आप figure out कर लोगे. आपने सर इतना टेस्टिंग जो आप करा रहे हैं, ये सारा इन हाउस कराते हैं? इन हाउस जो हम लोग कराते हैं, जो इन हाउस करते हैं. ये आपने बाहर से आउटसोर्स क्यों नहीं किया? वो आपका बहुत कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है ना, बहुत एक्सपेंसिव. आई मीन, अगर इतने टेस्ट करनी होते तो बाहर करना बहुत एक्सपेंसिव होता है. बाय लॉ एनीवे गवर्नमेंट मैंडेट करता है एवरी 6 months ये रिपोर्ट्स पब्लिश को, वो एनीवे बाहर करवाना होता है. दिस बिकॉज दिस इज अ थर्ड पार्टी टेस्टिंग. वो गवर्नमेंट जो मैंडेट करता है वो करवाते हैं. बट इंटरनली एवरी डे आपको डेप्थ चाहिए ना. तो आप हमारे वेबसाइट पे हम लोग quality.sidsfarm.com पे हम लोग पब्लिश करते हैं कितना दूध हम लोग उस दिन रिजेक्ट किया. हैव ट्रेसेबिलिटी ऑफ किस कैन कौन से विलेज में दूध वो एंटीबायोटिक है हमारे पास. वो विल ऑल्सो मेक दैट विजिबल करने कस्टमर को, वो भी विजिबल करेंगे. बट वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. वो कैसे हो रहा है? बिकॉज आई एम एबल टू ट्रेस इट बैक. वो विलेज पे ये कैन पे ये एंटीबायोटिक का सिग्नल फेल हुआ है, या कस्टमर ने फार्मर ने खुद बोला है ये कैन में एंटीबायोटिक है क्योंकि मैंने बोल के करो जो मैंने बोला था ना, वो खुद बेचा है ये कैन में एंटीबायोटिक. वो कैन गेट सेपरेटेड आउट. आपका विजन क्या है नाउ मूविंग अहेड सर? पर्सनली विजन क्या है, एंड आप कौन से दिशा में भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग को देखना चाहते हैं? सेफ फूड एक नॉर्म बनाना चाहते हैं, राइट? दैट इज माय पर्सनल से. इवन व्हेन मैं वापस इंडिया आया था कि एक अच्छा बिल्ड करेंगे, समथिंग मीनिंगफुल. मेरे को कुछ कस्टमर्स क्वेश्चन पूछते थे बीच में, आप एनजीओ की बिजनेस हो. मैं बोलता था कि ऑनेस्ट बिजनेस क्यों नहीं बिल्ड कर सकते, राइट? वी ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट. हमारा टीम अब जो है, हम लोग क्लोज टू 600 पीपल है, इसीलिए काम करते हैं हमारे लिए, क्योंकि एक अच्छा चीज बिल्ड कर रहे हैं. हम जो भारत के बारे में सोचते हैं वो हम बिल्ड करना चाहते हैं, राइट? ये पेपर पे नहीं होना चाहिए ना, हम बिल्ड करना चाहते हैं, राइट? इंडिया हमेशा ऐसे थी, भारत हमेशा ऐसे थी, राइट? हम जो चाहिए वो बिल्ड करते हैं. कस्टमर से लेते हैं पैसा. जो कस्टमर को ये वैल्यू दे रहे हैं, कस्टमर से पैसा पूछे. पहले होता था कि यही रेट में बेचना है. नहीं, ऐसा नहीं. जो खर्चा होगा वो कस्टमर को बोलेंगे ये चाहिए, पैसा चाहिए हमको भरने के लिए. लक है कि हमको कस्टमर्स ने सपोर्ट किया. हम लोग कस्टमर्स को जाके बोले ये खर्चा हो रहा है, ये करने के लिए ये खर्चा हो रहा है, सपोर्ट करो. एंड हमेशा सपोर्ट मिला. एंड आई थिंक सेफ फूड करना चाहते हैं हम लोग, राइट? अंडर प्रॉमिस करो बट ओवर डिलीवर करो, और कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करो. सी ये नहीं होता है कि क्वालिटी एक दिन ऊपर से खुद नहीं पड़ती है. हर एक चीज में क्वालिटी बिल्ड करनी है इंडिया में, तो धीरे सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए. आई थिंक टुगेदर गवर्नमेंट्स as individuals, right? I think we make this happen, right? अब लोग बोलते हैं कि या डेवलप नेशंस हैं, बट दे बिल्ड देयर कंट्रीज, वी हैव टू बिल्ड आवर्स. एब्सोल्युटली. मैं चाहता हूँ सर कि देखो, अब हर आदमी का एक पर्सनल चॉइस होता है, ओपिनियन होता है. आपको वीगन बनना है, वीगन बनो. आपको दूध पीना है, दूध पियो. आपको एक्टिविस्ट होना है, आप जो करना है करो. बट अगर एथिकली फार्मर का इनकम हम बढ़ा सकते हैं हमारे देश में, ऑनेस्ट बिजनेसेस बना सकते हैं, सेफ फूड कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो क्रूअल्टी और सफरिंग है उसको भी कम कर सकते हैं, हाँ. वो एक आइडियल सिनेरियो होगा. हाँ. आज एक ही बार से डेयरी फार्मिंग क्रूअल्टी फ्री शायद ओवरनाइट नहीं होगा. हाँ. डेयरी फार्मिंग एक ही बार से आप बंद भी नहीं कर सकते. रियलिटी बात कर रहे हैं, हाँ. right? एक मिडिल ग्राउंड खोजना जहाँ ये सफरिंग हम कम करें, हाँ. एज कंज्यूमर सही क्वेश्चंस पूछें, हाँ. एज एक्टिविस्ट एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, Absolutely. एंड एक अवेयरनेस भी रहे रियलिटी का कि होता क्या. मैं वही कोशिश किया. द रीजन मैं आपसे ये सारे प्रश्न पूछा था इज नॉट टू पुट यू ऑन द स्पॉट, या नॉट टू डिग्रेड द डेयरी इंडस्ट्री. Yeah. मैं हर प्रकार के लोग को क्वेश्चन करता हूँ.
मेरे पॉडकास्ट पे वीगन एक्टिविस्ट भी आए हुए हैं, राइट? हाँ। तो लोग को एक अवेयरनेस होना चाहिए। मैं ऑर्गेनिक वाले को बुलाता हूँ, अगले दिन मैं केमिकल प्रोड्यूसर को भी बुलाता हूँ, लोग को बताता हूँ दिस इज हाउ इट वर्क्स, आई आस्क द राइट क्वेश्चंस, एटलीस्ट दैट्स आवर अटेम्प्ट। सो थैंक यू सर फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आई थिंक आपके मिशन में काफ़ी अटैचमेंट है, ऑब्सेशन है, एंड आई होप यू गेट वेयर यू वांट टू रियल सून, एंड वी विल सपोर्ट you in every way we can. Thank you, Abhinav. It's a wonderful, करते हुए. Yeah, And I think. see you soon at the facility. Thank you.